करें स्टार्ट? एक बार कल का पढ़ लेना जो पढ़ाया था। लास्ट में पीयूष ग्रंथि का एक बार देख लो, पीयूष ग्रंथि की कितनी पालियां थी, वहां से एक बार देख लेना पूरा। तो पीयूष ग्रंथि पढ़ रहे थे, पीयूष ग्रंथि की 3 पालियां थी। पश्च पाली जो थी, इससे 2 हार्मोन निकल रहे थे, एक हार्मोन निकल रहा था ऑक्सीटोसिन और एक निकल रहा था एडीएच। मिडिल लोब से मध्य पाली से जो हार्मोन थे वो हमको पढ़ने नहीं थे। पश्च पाली से हार्मोन निकल रहे थे 2, एक हमको पढ़ना नहीं था, एक पढ़ना था प्रोलेक्टिन। प्रोलेक्टिन पढ़ लिया था हमने। प्रोलेक्टिन में लेक्ट आ रहा है, लेक का मतलब दूध होता है। प्रोलेक्टिन हार्मोन दूध बनाता है, दूध बनाएगा माँ के स्तन में, और दूध केवल बनाएगा गर्भावस्था के बाद। इसका मतलब ये हार्मोन गर्भावस्था के बाद ही निकलेगा, प्रेगनेंसी के बाद ही निकलेगा। 6 से 12 महीने तक ही निकलेगा, उसके बाद निकलना बंद हो जाता है, दूध बनना बंद हो जाता है, क्योंकि बच्चा अब दूसरी चीजों पर डिपेंड हो चुका होता है। फिर हमने ऑक्सीटोसिन को पढ़ा था इसके बाद जस्ट। तो ऑक्सीटोसिन जो बना हुआ दूध है, इसको क्या करता है, बाहर निकालता है, क्योंकि दूध को बाहर निकालता है इसलिए इसको बोलते हैं दुग्ध स्रावी या मिल्क सेक्रेटरी हार्मोन। इसके अलावा ऑक्सीटोसिन हार्मोन जब डिलीवरी होती है, डिलीवरी का मतलब जब प्रसव होता है, तो उस समय गर्भाशय में यूट्रस में करता है, क्या करता है, संकुचन। गर्भाशय यूट्रस में संकुचन करता है। इस संकुचन या कॉन्ट्रैक्शन के कारण ही हो पाता है, पता ना क्या हो पाता है, डिलीवरी। डिलीवरी का मतलब क्या हो पाता है, प्रसव। तो अगर हमको डिलीवरी करानी है तो हमको क्या कराना पड़ेगा, यूट्रस में क्या कराना पड़ेगा, संकुचन, और इससे क्या हो जाएगी, डिलीवरी। इसलिए इस हार्मोन को कौन सा हार्मोन बोलते हैं, डिलीवरी हार्मोन। कौन सा हार्मोन को, किसको, ऑक्सीटोसिन हार्मोन को। चलो ठीक है, लविंग हार्मोन भी क्यों बोल रहे थे, मैंने कल समझा दिया था। यहाँ तक की बात हो गई थी, एक छोटी सी बात और बची थी, इसको देख लो फिफ्थ, फिर मैं इसको लिखा देता हूँ। प्रोलेक्टिन हार्मोन तो लिखा दिया था मैंने आपको, 5th पॉइंट। ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है, पहले बाद में उतारना, आप सुनो। ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है, इसका नाम सुना है क्या आपने, फल। फल का नाम सुना है, फल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, फ्रूट। आपको पता है फल मार्केट में कब आते हैं, जब फल पक जाते हैं। जब फल पकते हैं, पेड़ पे लगे रहते हैं, फल पकते हैं, तो उसके बाद इनको तोड़ते हैं और मार्केट में लेके जाते हैं। अब किसी भी फल को पकाने में अपना एक टाइम होता है, फल को पकने में टाइम लगता है, उसके बाद ही मार्केट में आएंगे। लेकिन आजकल जो किसान फलों की खेती कर रहे हैं, उनको जल्दबाजी है पैसा ज्यादा कमाने के लिए, तो इसलिए क्या करते हैं, आजकल वो फलों में इंजेक्शन लगा रहे हैं। बताना फलों में क्या ला रहे हैं, इंजेक्शन। किसका इंजेक्शन, ऑक्सीटोसिन का। जब हम फलों में ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाते हैं तो फल जल्दी पक जाते हैं। तो फल जल्दी पक जाते हैं फलों को पकाने के लिए। फलों को पकाने के लिए, आप पकाने को इंग्लिश में बोलते हैं राइपनिंग। तो फलों को पकाने के लिए फलों में इंजेक्शन लगाया जा रहा है। बताना कोई किसका इंजेक्शन लगाया जा रहा है। इसका मतलब आप अगर फल खा रहे हो, अगर आप फल खा रहे हो तो 90% चांस है उसमें इंजेक्शन लगा हुआ है। किसका इंजेक्शन लगा हुआ है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगाने से जो फल 6 महीने में पकता था वो 2 महीने में पक जाएगा, 2 महीने बाद मार्केट में आ जाएगा, उसको बेचेंगे तो ज्यादा पैसा आ जाएगा। इसी कारण आजकल फलों में इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं। किसके, जल्दी पकाने के लिए। आगे समझ में। अब एक लास्ट बात, 6, हम दूध भी पी रहे हैं, और आपको पता है दूध भी हम किसका पी रहे हैं, गाय भैंस बकरी का। उस दूध में भी लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, इंजेक्शन। सही है, गाय भैंस के इंजेक्शन लगा हुआ है। तो जो हम गाय भैंस बकरी का दूध पी रहे हैं, उससे दूध तो आ रहा है, पर उस दूध में कौन भी आ रहा है, ऑक्सीटोसिन। सही है, लड़के पीते हैं दूध या लड़कियां पीती है, तो दोनों में आ रहा है। कौन आ रहा है दोनों में, ऑक्सीटोसिन। इसके अलावा हम फल भी खाते हैं, फल भी दोनों खाते हैं, और फल जो हम फल खा रहे हैं उसमें भी आ रहा है, कौन आ रहा है। तो ये दोनों चीजें हमारे अंदर आती जा रही है, आपको पता लग गया, हमेशा आती जा रही है। जब कोई भी चीज हमारे अंदर आ रही है तो आप बताना, अब हमारी बॉडी में ऑक्सीटोसिन हार्मोन का लेवल बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कब बढ़ेगा, हमेशा ही। और जब ऑक्सीटोसिन का लेवल बढ़ जाएगा तो आप मुझे बताना, ये ऑक्सीटोसिन हमारे अंदर हमेशा बढ़ा हुआ है। ऑक्सीटोसिन बढ़े डिलीवरी के समय, बड़े अच्छी बात है, डिलीवरी के समय तो काम आएगा। सही है, दूध जब 6 से 12 महीने तक फीमेल में निकला था, उस समय ही बड़े, दूध को बाहर निकालने के काम आ रहा है। लेकिन आप बताना, जब काम आ रहा है जब तो बढ़े, लेकिन जब ये काम ही नहीं आ रहा उस समय भी बढ़ रहा है, हमेशा बढ़ रहा है। लड़कों में भी बढ़ रहा है, लड़कियों में भी बढ़ रहा है। तो आप मुझे बताना, ऑक्सीटोसिन हार्मोन हमारे अंदर क्या हो जाएगा, ज्यादा। और इस केस में जब ये ज्यादा हो जाएगा तो हमारे अंदर कैंसर करेगा, कैंसर। और मानसिक रोग, मानसिक रोग का मतलब मेंटल डिजीज। इसी कारण आजकल ये दोनों बहुत बढ़ते जा रहे हैं। कौन दोनों बढ़ते जा रहे हैं, कैंसर और मानसिक रोग। इसी कारण आपको छोड़ देना चाहिए। बताओ क्या छोड़ोगे, दूध और फल। कौन से दूध और फल, चलो इसको उतार लो। फिर अब हो गया पूरा ऑक्सीटोसिन।
हो गया, अभी ऑक्सीटोसिन पूरा हो गया। लिखना, लिखे इस पर, प्रोलैक्टिन हार्मोन लिखा दिया था मैंने, तो ऑक्सीटोसिन लिखना, इसमें ऑक्सीटोसिन की थोड़ी लिखना। यह हार्मोन गर्भावस्था के बाद, दिस हार्मोन, यह हार्मोन गर्भावस्था के बाद माता के स्तन से दूध को बाहर निकालता है। दिस हार्मोन सिक्रेट, दिस हार्मोन सिक्रेट मिल्क फ्रॉम मदर ब्रेस्ट, दिस हार्मोन सिक्रेट मिल्क फ्रॉम मदर ब्रेस्ट आफ्टर प्रेगनेंसी। यह हार्मोन गर्भावस्था के बाद माता के स्तन से, माता के स्तन से दूध को बाहर निकालता है, माता के स्तन से दूध को बाहर निकालता है। दिस हार्मोन सिक्रेट मिल्क फ्रॉम मदर ब्रेस्ट, मिल्क फ्रॉम मदर ब्रेस्ट, मिल्क फ्रॉम मदर ब्रेस्ट आफ्टर प्रेगनेंसी। यह हार्मोन गर्भावस्था के बाद माता के स्तन से, इनको बाहर भेज दो, बाहर जाओ तुम वापस, बाहर जाओ वापस क्लास से, इतना टाइम मत लगाओ, बाहर जाओ क्लास से। माता के स्तन से दूध को बाहर निकालता है, इसलिए इसे दुग्ध स्रावी हार्मोन कहते हैं। सो दिस हार्मोन इज आल्सो नोन एज मिल्क सेक्रेटरी हार्मोन, इसलिए इसे दुग्ध स्रावी हार्मोन कहते हैं। सो दिस हार्मोन इज आल्सो नोन एज मिल्क सेक्रेटरी हार्मोन, इसलिए इसे दुग्ध स्रावी हार्मोन कहते हैं। सो दिस हार्मोन नोन एज मिल्क सेक्रेटरी हार्मोन। ये आगे समझ में, दुग्ध निर्माणकारी है, फॉर्मेशन हार्मोन किसे कह रहे थे, प्रोलैक्टिन को। सही है, इसे क्या बोलेंगे, दुग्ध स्रावी हार्मोन। लाइन चेंज। एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, प्रसव के समय, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, प्रसव के समय, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, प्रसव के समय, यह हार्मोन, प्रसव के समय यह हार्मोन गर्भाशय में संकुचन करता है। एट द टाइम ऑफ डिलीवरी दिस हार्मोन कॉन्ट्रैक्ट, दिस हार्मोन कॉन्ट्रैक्ट द यूट्रस, दिस हार्मोन कॉन्ट्रैक्ट द यूट्रस। गर्भावस्था के समय यह हार्मोन क्या करता है, गर्भाशय में संकुचन करता है, कॉन्ट्रैक्ट द यूट्रस, गर्भाशय में संकुचन करता है, इसलिए इसे इसलिए इसे दुग्ध स्रावी, हाँ सॉरी, इसलिए इसे प्रसव हार्मोन कहते हैं। सो इट इज आल्सो नोन एज, सो इट इज आल्सो नोन एज, सो इट इज आल्सो नोन एज डिलीवरी हार्मोन, सो इट इज आल्सो नोन एज डिलीवरी हार्मोन, इसलिए इसे कौन सा हार्मोन, प्रसव हार्मोन कहते हैं। सो इट इज आल्सो नोन एज डिलीवरी हार्मोन, प्रसव हार्मोन। आगे समझ, लाइन चेंज। इट इज आल्सो नोन एज लविंग हार्मोन, इसे लविंग हार्मोन भी कहते हैं। लविंग को इंग्लिश में लिखना है लविंग, सब समझा दिया मैंने आपको कल ही। इट इज आल्सो नोन एज लविंग हार्मोन, इसे लविंग हार्मोन भी कहते हैं। इट इज आल्सो नोन एज लविंग हार्मोन, इसे लविंग हार्मोन भी कहते हैं। लाइन चेंज। इसका दुरुपयोग बताना, ये उपयोग है दुरुपयोग है, फलों को पकाने वाला दुरुपयोग है, उपयोग तो अच्छा होता है, दुरुपयोग हम पी पी के हमको कैंसर हो रहा है, तो लिखना इट इज मिस यूज इन, इसका दुरुपयोग फलों को पकाने में किया जा रहा है, इसका दुरुपयोग फलों को पकाने में किया जा रहा है। इट इज मिस यूज इन, इट इज मिस यूज इन राइपनिंग ऑफ फ्रूट, इट इज मिस यूज इन राइपनिंग ऑफ फ्रूट, इसका दुरुपयोग फलों को। टाइम कितने बजे का है, इसका दुरुपयोग फलों को पकाने में दे दो एक बार पीछे। इसका दुरुपयोग फलों को पकाने में, डेली डिस्टर्ब करें, इसका दुरुपयोग फलों को पकाने में किया रहा है। लाइन चेंज। जिसके कारण मनुष्य में कैंसर और मानसिक रोग बढ़ते जा रहे हैं, ड्यू टू दिस रीजन,
ड्यू टू दिस रीजन कैंसर एंड मेंटल डिजीज, ड्यू टू दिस रीजन कैंसर एंड मेंटल डिजीज आर इंक्रीज इन ह्यूमन। इस कारण से मनुष्य में कैंसर और मानसिक रोग, कैंसर और मानसिक रोग लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कैंसर और मानसिक रोग लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आगे सबको समझ में? इस कारण का मतलब किस कारण? इन फल को खाने से और इस दूध को पीने से। अब ये ऑक्सीटोसिन हो गया, हेडिंग डालो एडीएच हार्मोन। दो माइक दे दो। लेट हो गया सर, तो क्या करूं मैं? पहला दिन है आज, पहला दिन है, बिल्डिंग में कंफ्यूजन हो गया, उस बिल्डिंग में चला गया। जिनका पहला दिन है उनसे पूछ लिया करो, उनको आने दिया करो, जिनका फर्स्ट डे होता है। सर रिको के पास में आते ही बस खराब हो गई थी, तो 6:30 बजे वाली बस में आया था। फिर कल से है ना 4 बजे निकलना घर से, ताकि सर- खराब वराब हो जाए तो स्कोप बना रहे। सर 4 बजे वाली में नहीं, क्योंकि मैं खराब हो गया ना तो फिर मैं अलाउ नहीं करूंगा। तो नहीं कल से आप 4 बजे निकल जाना। अब सर। दे दो उनको, ठीक है? बस मैंने बोल दिया भाई। जो आप और भी कोई है आपके पास, कुछ भी कैसा भी हो, क्लास में टाइम से पहले आना। चलो अब आगे चलते हैं। हेडिंग एडीएच हार्मोन, हेडिंग डालो एडीएच हार्मोन। तो ये पीयूष ग्रंथि चल रही थी हमारी, अग्नाशय पेनक्रियाज ग्रंथि तो पूरी खत्म हो गई थी। उसके बाद हम क्या पढ़ रहे थे? पीयूष। पीयूष में बस एक ही हार्मोन बचा होगा, कौन सा हार्मोन? एडीएच। तो एडीएच हार्मोन, एडीएच फुल फॉर्म डालो। अब इस एडीएच को समझते हैं। ये एडीएच हार्मोन क्या करेगा, ध्यान से सुनना बात। आपको ये डायग्राम रेगुलर आओगे तो ये समझ में आएगी बायोलॉजी। अगर आप रेगुलर नहीं आओगे तो समझ में नहीं आएगी। और जो आजकल में आए हैं वो मेरे वीडियो देख लेना 2 दिन के, तो समझ में आना शुरू होगा, वरना कुछ समझ में नहीं आएगा। ये डायग्राम मैंने कुछ दिन पहले बनाया था, आप सबको पता है। बताना क्या क्या चीज है? किडनी। ये सबको पता है। किडनी में क्या बनता है? यूरिन। कैसे बनता है यूरिन? छन्ने से। तो वो हमने सब पढ़ लिया। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट बना देता हूँ, यूरिन बन गया। फिल्टर से बना था वो पता है। इस यूरिन में कौन कौन था वो भी बता दो आप। इस यूरिन में कौन कौन था? इस यूरिन में पानी था, जल था। आप मुझे बताना कितना %? 95% था। इसके अलावा आप मुझे बताना क्या था? यूरिया। और आप मुझे बताना यूरिया कितना था? यूरिया था 2 से 3%। सही है, यूरिया 2 से 3% था। कोई डाउट है इसमें किसी को? चलो अब बात सुनना, नई चीज जो मैं बता रहा हूँ। अच्छा आप बताना, हमारी पूरी में भरा होता है, बताना हमारी पूरी बॉडी में कौन भरा हुआ है? ब्लड। और ब्लड कहाँ पर होता है? ब्लड वेसल में। ब्लड होता है ब्लड वेसल में। तो मैं ब्लड वेसल आपके लिए बना देता हूँ, ये रही ब्लड वेसल। चलो ठीक है, ब्लड वेसल है, लिखने की भी जरूरत नहीं है, रेगुलर आ रहे हो तो आपको पता हो ब्लड वेसल ही है। और फिर भी लिख देता हूँ। क्या नाम है इसका? हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी वालों को कोई परेशानी है कि ब्लड वेसल लिखूं? तो मैंने कहा था वर्ड हिंदी वाले इंग्लिश में रखना। अब एक नई बात सुनना, हालांकि बता दिया पर एक बार दोबारा बता रहा हूँ। किसी भी चीज को आप अपनी बॉडी में सेव रखना चाहते हो, आप चाहते हो ये चीज आपकी बॉडी में ही बनी रहे, तो उसको ब्लड में डाल दो। क्योंकि बताना, क्या हम हमारी बॉडी से ब्लड को बाहर निकालते हैं क्या? तो जो चीज ब्लड में रह जाएगी वो कभी भी हमारी बॉडी से निकलेगी नहीं। और जिस चीज को आप अपनी बॉडी से बाहर निकालना चाहते हो कि मेरी बॉडी से बाहर निकल जाए, उसको यहाँ डाल दो। बताना कहां पर डाल दो? यूरिन में। कोई भी चीज अगर एक बार यूरिन में आ गई तो बताना आपकी बॉडी में रहेगी, बाहर निकल जाएगी। और कैसे जाएगी? क्योंकि यूरिन हमारे अंदर रुकता थोड़ी है, यूरिन तो बाहर निकाल देते हैं हम। तो जो भी चीज यूरिन में आ गई वो कहां जाएगी? बाहर। तो एक कंसेप्ट हमेशा बना के रखना, जो भी चीज ब्लड में आ गई वो कहां रहेगी? हमारी बॉडी में। और जो भी चीज यूरिन में आ गई वो कहां चल जाएगी? बाहर। अब इसको देखो, यूरिन को देखो। यूरिन हमारी किडनी में बना, और हमारी किडनी के अंदर जो यूरिन बना इसमें आपको पता पानी था। पता ना कितना पानी था? 95%। 95% इसके अंदर पानी था। यूरिया था, आपको पता है यूरिया, मैंने कल क्लास में पढ़ा दिया, यूरिया काम की चीज है, वेस्ट प्रोडक्ट है। तो यूरिया तो वेस्ट है, वेस्ट चीज को तो बाहर ही आना चाहिए, और आ भी रहा है। लेकिन आपको पता है पानी काम का है, पानी तो हम पीते हैं। तो इतना काम के पानी को 95% पानी यूरिन में बाहर निकल रहा है। आपको तो पता है आजकल तो पानी को खरीदते हैं, बिल आता है पानी का। और आप मुझे बताना, इतनी महंगी चीज को इतना जो पानी आ रहा है उसको हम बाहर निकाल रहे हैं, वो भी मूत्र के द्वारा। तो मुझे लगता है बनाने वाले ने गलती कर दी, इसको हमारे यूरिन में पानी बनाना चाहिए था, पर इतना भी नहीं बनाना चाहिए था। आजकल पीने के लिए पानी है नहीं और हम निकालते जा रहे हैं। एक व्यक्ति डेली 24 घंटे में 3 से 4 बार यूरिन को बाहर निकालने जाता है। पता ना कितनी बार? 3 से एवरेज 24 घंटे में हम 3 से 4 बार यूरिन को बाहर निकालने जाते हैं। तो सोचो कितना पानी निकालेंगे। थोड़े दिनों बाद तो ऐसी कंडीशन आएगी लोग बागों के पास पानी जो आया करेगा 1000 रुपए में आया करेगा, और इतने महंगे पानी को यूरिन में निकाल दोगे। तो मुझे लगता है बनाने वाले ने एक बहुत बड़ी गलती ये कर दी, उसको यूरिन में पानी बनाना चाहिए था, पर इतना भी नहीं बनाना चाहिए था। कितना? तो एक दिन
एक दिन बनाने वाला और हम दोनों चाय पी रहे थे, तो मैंने बनाने वाले को बोला कि एक बहुत बड़ी गलती कर दी आपने। उसने बोला क्या? तो मैंने बोला यूरिन के अंदर पानी बनाना चाहिए था, पर इतना भी पानी नहीं बनाना चाहिए था। आजकल तो लोगों के पास पीने के लिए पानी नहीं, लोग बाग बोतल में पानी को खरीदते हैं। तो बनाने वाले ने जवाब दिया कि जब मैंने दुनिया बनाई थी करोड़ों साल पहले, उस समय पानी ही पानी था, चारों तरफ पानी पानी था। तो मैंने सोचा पीते रहेंगे निकालते रहेंगे, पीते रहेंगे निकालते रहेंगे। मुझे क्या पता आने वाले टाइम पे ऐसी प्रॉब्लम आ जाएगी कि लोग बागों के पास पीने के लिए भी पानी नहीं होगा। तो बनाने वाले ने बोला मैंने उस समय भविष्य नहीं देखा था, लेकिन हाँ मुझे भी लग रहा है पीने के लिए पानी है नहीं, और ये गलती तो मुझसे हो गई। तो अब तो मुझे गलती सुधारनी पड़ेगी। पता ना कौन सी गलती? यूरिन में इतना सारा पानी बनाने की। तो बनाने वाले ने मुझसे बोला तुम ही जानते हो साइंस, तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए। तो मैंने बनाने वाले को एक बात बोली कि जैसे तैसे करके इस पानी को वापस, जो यूरिन में आ गया, इस पानी को वापस ले जाओ। कहां पर ले जाओ? ब्लड में। बताना इस पानी को वापस अगर हम ब्लड में ले जाएंगे तो बताना जो चीज ब्लड में आ गई वो अंदर ही रहेगी, बाहर निकलेगी? अंदर ही रहेगी। तो बनाने वाले ने बोला आइडिया तो अच्छा है, पर कैसे लेके जाए? तो मैंने बोला गाड़ी बना दो। तो मेरे कहने से बनाने वाले ने गाड़ी बना दी। बताना गाड़ी कहां से स्टार्ट होगी? यूरिन से। और ये गाड़ी चलेगी और चलते चलते गाड़ी आप बताना कहां तक आ जाएगी? ब्लड तक। कहां तक आ जाएगी? तो एक बार दोबारा बता दो, गाड़ी कहां से चलना स्टार्ट कर रही है? ये गाड़ी चलना स्टार्ट कर रही है यूरिन से, और आप मुझे बताना यूरिन से चलना स्टार्ट करेगी, और यूरिन से चल के आप मुझे बताना गाड़ी कहां तक आएगी? गाड़ी कहां तक आ जाएगी? ब्लड तक। सही है। तो अब क्या होगा? जैसे गाड़ी ऐसे चलना स्टार्ट होगी, पानी बोलेगा मुझे ले चलो, यूरिन का पानी बोलेगा। तो ये पानी जो दिख रहा है आपको यूरिन के अंदर पाया जाने वाला पानी, ये पानी इस गाड़ी पर बैठ जाएगा। ये पानी इस गाड़ी पर बैठ जाएगा। तो पानी बैठ गया, पर पूरा पानी नहीं बैठ पाएगा, पूरा पानी नहीं बैठेगा। इसका केवल 10 से 15% पानी, यूरिन में जितना भी पानी था इसका कितना परसेंट पानी? 10 से 15% पानी इस गाड़ी पर बैठेगा। उसके बाद गाड़ी का ड्राइवर बोलेगा सीट फुल हो गई, मेरे पास और जगह नहीं है, बस मैं इतने को बैठाऊंगा। तो कम से कम 10 से 15% तो पानी आया, मत लेके जाओ पूरा, पर इतना तो बचा लिया हमने। तो अब गाड़ी चलेगी इधर और गाड़ी आएगी इधर, तो बताना कौन आ जाएगा इधर? पानी आ जाएगा इधर, और पानी इधर आ जाएगा। तो जैसे पानी इधर आएगा गाड़ी का ड्राइवर बोलेगा ब्लड आ गया, जिसको उतरना उतर जाओ, और ये पानी खुश हो जाएगा। और ये पानी ऐसे उतर के आप बताना कहां पर आ जाएगा? ये पानी ऐसे उतर के कहां आ जाएगा? ब्लड में। और अब ये पानी आ गया, बताओ कहां पर आ गया? ब्लड में। और आपको पता जो भी चीज ब्लड में आ जाती है वो बाहर निकल जाती है, बॉडी में सेव हो जाती है। तो आप मुझे बताना जो पानी बाहर निकलने वाला था यूरिन के द्वारा, उस पानी को हमने हमारी बॉडी में क्या कर लिया? बचा लिया। पूरे पानी को 10 से 15। तो इसलिए 10 से 15% पानी को तो बचा है। अगर ये 10 से 15% पानी भी यूरिन में बाहर निकाल देते, तो आप एक दिन में जब 3 से 4 बार यूरिन निकालने जाते तो बहुत सारा पानी बाहर निकल जाता, और हमारी बॉडी में धीरे धीरे 5-6 दिन बाद पानी की इतनी कमी हो जाती कि हमारी जान भी जा सकती थी। अभी भी हम हमारे यूरिन में पानी निकाल रहे हैं, लेकिन अब हमारे यूरिन में इतना ही पानी निकल रहा है कि जो हमारे लिए खतरा नहीं होगा, क्योंकि इतना पानी तो हम पी लेते हैं। आगे समझ में? तो बताओ ये जो गाड़ी है, गाड़ी बड़ी काम की है, और इस गाड़ी को क्या बोलते हैं? इस गाड़ी को एडीएच हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब मैं आप एडीएच जो हम पढ़ रहे हैं, बताओ एडीएच हार्मोन क्या करेगा? एडीएच हार्मोन में पूछू क्या करेगा, तो अब क्या बोलेगा? एडीएच हार्मोन पानी को, कौन से पानी को? यूरिन के पानी को यूरिन से निकालेगा, और यूरिन से निकाल के कहां ले जाएगा? कहां ले जाएगा? ब्लड में। तो आप बताओ ये एडीएच हार्मोन क्या कर रहा है? ये एडीएच हार्मोन क्या कर रहा है? तो बता दिया। ये एडीएच हार्मोन क्या मैं कह सकता हूं क्या? एडीएच हार्मोन हमारे यूरिन के द्वारा जो पानी की हानि हो रही थी उसको बढ़ा रहा है, कम कर रहा है? वापस सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। एडीएच हार्मोन यूरिन से पानी जाने को रोक रहा है। कितने पानी को जाने को रोक रहा है? तो मैं कह सकता हूँ एडीएच हार्मोन जो होता है पानी की हानि को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वाटर लॉस। इसको बढ़ा रहा है, ये रोक रहा है? रोक रहा है। कैसे रोक रहा है? क्योंकि ये पानी को वापस लेके आ रहा है। पानी को कहां पर वापस लेके आ रहा है? ब्लड में। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर एडीएच हार्मोन हमारे अंदर नहीं होता तो आपके यूरिन में बहुत सारा पानी होता। अगर आप एक दिन में 3-4 बार जाते तो बहुत सारा पानी निकाल देते, फिर कल भी निकालते और 3-4 दिन निकालते, उसके बाद आप खुद ही निकल लेते दुनिया से। तो आप मुझे बताना ये एडीएच हार्मोन बहुत काम का है, और आपको पता लग गया क्यों काम का है। अभी भी पानी निकालेंगे पर थोड़ा सा पानी निकल रहा है हमारे अंदर, इसमें कोई डाउट है किसी को? तो एडीएच हार्मोन वाटर लॉस को, यूरिन के द्वारा जो पानी की हानि हो रही है, इसको बढ़ा रहा है, कम कर रहा है? इसको कम कर रहा है। ये आगे समझ में? अच्छा अब आगे की बात सुनना। हार्मोन एक ऐसी चीज है जो कभी भी कम और ज्यादा हो सकती है। कोई हार्मोन हमारे अंदर ज्यादा हो जाता है, कभी कोई हार्मोन हमारे अंदर कम हो जाता है। देखते हैं क्या है एडीएच हार्मोन क्या करेगा। अच्छा इससे पहले तो एडीएच में बताऊं, इससे पहले तो मुझे एक बात ये बताओ, आप रेगिस्तान का नाम सुना है आपने? रेगिस्तान में जो जानवर रहते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? रेगिस्तानी जानवर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? लिखूं? डेजर्ट एनिमल। इतना तो लिख लेना। एक एग्जाम्पल बता दो इसका। यही है इसका एग्जाम्पल, तो सही है। चलो अब आप मुझे बताना रेगिस्तान में पीने के लिए पानी है क्या? है कि हमारे पास कम से कम है तो सही पीने के लिए पानी। अब आप बताना जो जानवर रेगिस्तान में रहते हैं अगर वो अपने यूरिन में इतना सारा पानी निकालेंगे
तो इतना पानी वहां रेगिस्तान में पीने के लिए तो पानी है नहीं, और इतना पानी निकाल रहे हैं, मर जाएंगे वो तो। इतना सारा पानी हम तो पी तो रहे हैं कम से कम। इसका मतलब आप बताओ हम क्या चाहते हैं? जो जानवर रेगिस्तान में रहते हैं उनको पानी मिल ही नहीं रहा पीने के लिए, और वो अपने यूरिन में अगर इतना ही पानी निकालेंगे तो मर जाएंगे। इसी कारण रेगिस्तानी जानवर, जितने भी रेगिस्तानी जानवर होते हैं, हम चाहते हैं उनके यूरिन से पानी ज्यादा निकले या बहुत कम निकले? बहुत कम निकले। इसी कारण रेगिस्तानी जो जानवर होते हैं, डेजर्ट जो एनिमल होता है, इनमें एडीएच हार्मोन आप मुझे बताना ज्यादा होगा या बहुत ज्यादा होगा? इनमें एडीएच हार्मोन बहुत ज्यादा होगा। हमारे अंदर तो केवल 10 से 15% पानी गया है, उन जानवरों में, रेगिस्तानी जानवरों में 50 से 55% पानी चल जाता है इस गाड़ी के द्वारा। इसी कारण उनका यूरिन जो होगा, रेगिस्तानी जानवरों का यूरिन, उसमें पानी कम होगा या ज्यादा होगा? क्या होगा? इसका मतलब उनका यूरिन कैसा होगा? बहुत गाढ़ा। कैसा होगा? क्यों होगा बहुत गाढ़ा? क्योंकि इसमें पानी कम है। अच्छी बात है बुरी बात है? ये तो उन जानवरों के लिए अच्छी बात है। तो रेगिस्तानी जानवरों में एडीएच हार्मोन बहुत ज्यादा होता है, समझ में आ गया होगा, क्योंकि वहां पानी की कमी है। इसी कारण उनके यूरिन से हमको पानी बहुत कम निकालना है, इसलिए एक ही तरीका एडीएच को ज्यादा बना दो। किन के अंदर? रेगिस्तानी जानवरों में। चलो अब आगे की, अब मैं वापस आप पर ही आ जाता हूँ और आप पर दो चीज करते हैं, एडीएच एडीएच। अब आगे की बात सुनना। मान लेते हैं आपके अंदर एडीएच कम है और आपके अंदर एडीएच ज्यादा है। सुनते रहो आप, मुझे मत बताओ। चलो आप मुझे बताना, हमारे अंदर दो केस हो गया, आप मुझे बताना पहला केस क्या है? एडीएच क्या हो गया? या तो कम, किसी के अंदर एडीएच कम भी हो सकता है, किसी के अंदर एडीएच, अब देखना आप में क्या हो रहा है, तो आप मुझे बताना। और नॉर्मल भी हो सकता है। तो एडीएच, अब पहले तो दिमाग में पिक्चर क्लियर कर लो, एडीएच क्या करता है? पानी को लेके जाएगा। कहां से? चलो अब आप मुझे बताना, ध्यान से सुनना। एडीएच हार्मोन आप मुझे बताना कम होगा, तो आप मुझे बताना पानी ज्यादा जाएगा कम जाएगा? कहां? ब्लड में। तो आप बताना इस केस में हमारे मूत्र में पानी ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा? मूत्र में पानी, और जब मूत्र में पानी ज्यादा हो जाएगा, बताओ यूरिन में पानी ज्यादा, तो ओवरऑल यूरिन ज्यादा हो जाएगा कम हो जाएगा? ये तो कॉमन सेंस की बात है। मूत्र में पानी ज्यादा तो मूत्र भी ज्यादा। मूत्र को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? तो यूरिन ज्यादा, और यूरिन ही ज्यादा मतलब आपके अंदर यूरिन ही ज्यादा बन रहा है। जब यूरिन ज्यादा बनेगा तो उसको बाहर निकालना है। यूरिन ज्यादा है तो बाहर निकालने ज्यादा जाओगे कम जाओगे? ये तो कॉमन सेंस की बात है। बनी ज्यादा रहा है तो बाहर निकालने ज्यादा जाओगे। तो मूत्र त्यागने की संख्या ज्यादा होगी या कम होगी? मूत्र त्यागने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? यूरिनेशन, इंग्लिश वालों के लिए। तो यूरिनेशन नंबर आप बताना ज्यादा होगा या कम होगा? तेज बोलो, ज्यादा होगा या कम होगा? तो आप बताना जिन लोगों में एडीएच हार्मोन कम होता है उन लोगों में क्या होगा? एडीएच हार्मोन कम, तो उनका जो पानी है, मूत्र का पानी, वो ब्लड में कम जाएगा। तो पानी कहां ज्यादा रह जाएगा? यूरिन में। तो यूरिन की मात्रा, इसी कारण यूरिन को बाहर निकालने एक नॉर्मल व्यक्ति कितनी बार जाता है? ये जाएंगे 8 से 10 बार। कितनी बार जाएंगे? तो आप में से आपके अगल बगल में कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो हर 2 घंटे में उठ जाता है और बाहर चल जाता है, तो आप समझ लो उसमें ये चक्कर चल रहा है। आप बताना कौन सा चक्कर चल रहा है? आप उसे बोल, जो हर 2 घंटे में जा रहा है, 9 बजे जा रहा है, 11 बजे जा रहा है, 1 बजे जा रहा है, तो आप उसको बोल सकते हो तुम्हारे अंदर जरूर ये चक्कर चल रहा है। बताना कौन सा चक्कर? एडीएच। आप खुद को आपका चक्कर ज्यादा पता है, तो आप में भी अगर ये चक्कर चल रहा है कि सर बार बार ही जाना पड़ता है, तो आप समझ लो ये चक्कर चल रहा है। बहुत सारे तो 1-1 घंटे में बाहर जाते हैं, तो उसको आप रोक क्या बोल सकते हो? तुम्हारे अंदर ये है, डॉक्टर को दिखा लो। चलो अब इधर देखना, जिन लोगों में एडीएच बहुत ज्यादा उनमें क्या होगा? बताना अगर एडीएच बहुत ज्यादा होगा तो क्या होगा? मूत्र का जनरली तो 10 से 15% जाता है, लेकिन जिन लोगों में एडीएच ज्यादा, तो बताओ उनका पानी ब्लड में ज्यादा जाएगा कम जाएगा? तो मूत्र में पानी ज्यादा हो जाएगा कम हो जाएगा? मूत्र में पानी, और मूत्र में पानी कम हो जाएगा तो आप बताना यूरिन भी क्या हो जाएगा? मूत्र में पानी कम, तो आप बताओ यूरिन भी क्या हो जाएगा? कॉमन सेंस के बाद तो मूत्र में पानी नहीं है तो मूत्र भी क्या हो जाएगा? कम। अब यूरिन ही नहीं है तो बाहर निकालने किसको जाओगे? यूरिन बनेगा तो जाओगे ना। यूरिन बनी कम रहा है तो कॉमन सेंस की बात है बाहर निकालने भी कम जाएंगे। मूत्र त्यागने की संख्या बता दो जल्दी से क्या होगी? मूत्र त्यागने की संख्या इंग्लिश में, इंग्लिश बोल देना, वहां से देख लेना। नंबर ऑफ यूरिनेशन बताओ कम हो जाएगी ज्यादा हो जाएगी? बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो 7 बजे आते हैं और 1 बजे तक उठते ही नहीं। तो आपके अगल बगल में कोई ऐसा है जो जाता ही नहीं, भाई बैठा रहता है, 7 बजे आता है 1 बजे जाता है, आप उसको बोलो तुम्हारे अंदर ये चक्कर चल रहा है। बताना कौन सा चक्कर चल रहा है? एडीएच बहुत ज्यादा है तो चुपचाप से बैठा रहता है, उसमें ये चक्कर चल रहा है, और जो बार बार जाता है उसमें ये चक्कर चल रहा है। आपके चक्कर आपको पता है, बस मैंने बता दिया अपने कौन कौन सा चक्कर चल रहा है। ये आगे समझ में? चलो एक हल्की सी बात और हल्की सी बात जो है इसको अब आगे समझते हैं। मेरी बात सुनना, आप मुझे बताना जब हमारे अंदर मूत्र ज्यादा निकलता है, मूत्र का ज्यादा निकलना, लैंग्वेज सुनते रहना मेरी बात, किसका बात बता रहा हूं मैं, किसका बोल रहा हूं? मूत्र का
ज्यादा निकलना, ज्यादा निकलने का मतलब, नहीं नहीं, मूत्र का ज्यादा निकलना मतलब एक्सेस यूरिन निकल रहा है। हम कितनी बार जाते हैं, बोलो जल्दी, कितनी बार जाते हैं? पीछे वाले भी बोलो कितनी बार जाते हैं? 3 से 4 बार। तो मैं बोल रहा हूँ ज्यादा निकल रहा है, इसका मतलब ज्यादा निकल रहा है, इसका मतलब आप 5 से 7 8 बार जा रहे हो। तो मूत्र का ज्यादा निकलना, मूत्र का ज्यादा निकलना, इसे हम एक वर्ड के रूप में लिखते हैं डाई यूरिया। बताना क्या बोलते हैं? अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि आपके डाई यूरिया हो रहा है, इसका मतलब बताओ मैं क्या बोल रहा हूं, किसी को मैं बोल रहा हूं, पहले तो आप खुद मुझे बताओ डाई यूरिया में शुरू में कौन सा वर्ड आ रहा है? डाई। अब डाई का मतलब क्या होता है? डबल। डाई का मतलब, ये तो पता ना सबको, डाई का मतलब क्या होगा? दुगुना या डबल। तो इसका मतलब आप बताना, हम 3 से 4 बार यूरिन निकालते हैं 24 घंटे में। अगर आपको डबल बार जाना पड़ रहा है, डबल बार का मतलब क्या हो गया? 7 से 8 बार। इसका मतलब मैं बोलूंगा आपको हो गया, क्या हो गया? डाई यूरिया। तो एक बार जल्दी से बताओ तो डाई यूरिया किसे कहते हैं? मूत्र का ज्यादा, और ज्यादा कितना? डबल। तो इस कंडीशन में क्या बोलेंगे? डाई यूरिया। मैं आपको आगे और बताऊंगा, पर एक बार ही उतार लो। किसी को गर्मी सर्दी क्या लग रही है? चले आगे समझ में। एडीएच का काम क्या है? क्या है एडीएच का काम? यूरिन को लेके जाना, कहाँ से कहाँ पर? सॉरी, पानी को लेके जाना, कहाँ से कहाँ पर?
यूरिन से ब्लड कितने पानी को लेके जा रहा है? पर रेगिस्तान के जानवर जहां क्या लेके जाएंगे ज्यादा? रेगिस्तान के जानवर पानी को क्या लेके जाएंगे ज्यादा? क्यों लेके जाएंगे? क्योंकि एडीएच ज्यादा है। पर वो रेगिस्तानी जानवर है, हम मनुष्य हैं। चलो, अब मनुष्य के अंदर ये ज्यादा भी हो सकता है, कम हो सकता है, ये आगे समझ में। चलो अब रुको आप पहले। मूत्र का ज्यादा होना, ज्यादा होने का मतलब इनडायरेक्टली क्या होना? डबल होना। डबल को क्या बोलते हैं? सबको पता ना डबल को क्या बोलते हैं? डाई। तो जब भी मूत्र ज्यादा हो रहा है हमारा, तो आप समझ लो हमको क्या हो रहा है? डाई यूरिया। तो डाई यूरिया एक कंडीशन है जिसमें हमारा यूरिन क्या हो जाता है? ज्यादा। चले अब आगे, अब सुनना। इंग्लिश में लिखना है कि डाई यूरिया का एक्सेस ऑफ यूरिन, सही, इट्स कॉल्ड डाई यूरिया। अब इधर देखो आप, ये तो समझ में आएगी आपके, पूरी लैंग्वेज सुनते हैं ना। सबसे पहले मुझे दो वर्ड की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर। पहले डाई का मतलब बता दो। डाई का मतलब, डाई यूरिया का मतलब, बोलो डाई यूरिया का मतलब मूत्र का ज्यादा। पीछे वाले भी समझ में आ रहे हैं? चलो मैं माइक देना शुरू करूंगा आज से। अब आगे सुनना। कहीं भी साइंस में किसी भी वर्ड में एंटी वर्ड आ जाता है, कहीं भी साइंस में किसी भी में एंटी वर्ड आ जाता है। देखो एंटी कोई साइंस का वर्ड नहीं है, तो एंटी तो नॉर्मल वर्ड है। जैसे आपने सुना होगा एंटी का, कांग्रेस बीजेपी के एंटी है, और बीजेपी किसके एंटी है? जैसे आप मेरे एंटी हो, मेरे जनरली सब स्टूडेंट मेरे एंटी होते हैं क्योंकि मैं पसंद नहीं हूँ किसी को। तो आप मुझे बताना, जैसे स्टूडेंट मेरे एंटी, तो एंटी का मतलब क्या हो गया? एंटी नॉर्मल वर्ड है, तो एंटी का मतलब अपोज करना। जब हम किसी का भी विरोध करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? एंटी। अपोज करने का मतलब, ये भी लिखूं, अपोज करने का मतलब विरोध करना। तो जब हम किसी का भी विरोध करते हैं तो इसका मतलब है हम उसके क्या होते हैं? एंटी। आगे समझ में? तो मैक्सिमम स्टूडेंट आप बताओ मेरे क्या है? एंटी, मतलब मेरा क्या करते हैं? विरोध। तो चलो एंटी के समझ में आ गया, डायूरिया समझ में आ गया। अब इधर आ जाओ, ध्यान से सुनना पूरे अच्छे से। जिन लोगों में एडीएच की कमी है, पहले बताना क्या हमें कमी है क्या? बोलो आप जल्दी से, हमें कमी है? नहीं। आप बोलोगे सर हमारे अंदर तो ना ज्यादा है ना कम है, हमको तो जितना है इतना है। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप में तो जितना है इतना है। पर आप मुझे बताना, जिन लोगों में एडीएच हार्मोन की कमी होगी, ध्यान से सुनना, एडीएच हार्मोन की कमी, एडीएच हार्मोन की कमी है तो उनका पानी, यूरिन का पानी ब्लड में ज्यादा जाएगा कम जाएगा? तो उनका यूरिन क्या हो जाएगा? उनका यूरिन क्या हो जाएगा? और यूरिन का ज्यादा होना भी मैंने बताया, यूरिन का ज्यादा होना ही, यूरिन ज्यादा का मतलब क्या होना? डबल होना। तो यूरिन का ज्यादा होना ही कहलाता है, बताना क्या कहलाता है? डाई यूरिया। क्या कहलाता है? तो क्या मैं ये कह सकता हूं क्या एडीएच हार्मोन की कमी से, एडीएच हार्मोन की कमी से होता है? बताओ एडीएच हार्मोन की कमी से क्या होता है? क्या होता है? तो यहां लिख सकते हैं नीचे इसको एक लैंग्वेज में, ये तो चार्ट मैंने समझा दिया आपको, और मैं यहां लिख लेता हूं एडीएच की कमी से। एडीएच की कमी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डेफिशिएंसी। एडीएच की कमी से बताओ क्या हो जाता है? डाई यूरिया हो जाता है। डाई यूरिया का मतलब समझ गए? आ गया ना? किसकी कमी से हो जाता है? क्या हो जाता है? तो एडीएच हार्मोन की कमी से हो जाता है डाई यूरिया। इसमें कोई डाउट है किसी को? एडीएच हार्मोन की कमी से डाई यूरिया हो जाता है। कब होता है? पर एडीएच की, जब तक हमारे अंदर एडीएच होगा, अब मेरी लैंग्वेज सुनना, जब तक हमारे अंदर एडीएच होगा मतलब कमी नहीं है। अब बताओ डाई यूरिया होगा या नहीं होगा? वापस अब बताओ डाई यूरिया कब होता है? जब एडीएच की, क्या हमारे अंदर किसी के अंदर एडीएच की कमी है क्या? नहीं। तो अगर हमारे अंदर एडीएच होगा तो हमें डाई यूरिया होगा या नहीं होगा? होगा या नहीं होगा? तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, एडीएच करता क्या है? एडीएच डाई यूरिया करवाता है या डाई यूरिया को रोकता है? वापस आप पहले मुझे बताना, डाई यूरिया हो रहा है पर होगा कब? जब एडीएच कम होगा। और मान लो मेरे अंदर कोई एडीएच कम नहीं है, मेरे अंदर तो एडीएच है, तो मुझे डाई यूरिया, तो एडीएच करता क्या है? डाई यूरिया करवाता है या डाई यूरिया को रोकता है? तो मैं लिख देता हूं एडीएच डाई यूरिया को क्या करता है? रोकता है। रोकता है इसका मतलब इसका पक्ष लेता है या इसका विपक्ष लेता है? क्या लेता है? रोकने का मतलब इसका सपोर्ट करता है या अपोज करता है? अपोज। अपोज का मतलब क्या करता है? विरोध। इसका मतलब आप बताना, एडीएच डाई यूरिया को नहीं होने देता, इसका मतलब एडीएच डाई यूरिया का क्या करता है? विरोध। विरोध का मतलब क्या करता है? अपोज। तो ऐसा कौन सा हार्मोन है जो डाई यूरिया अवस्था को नहीं होने देता? एडीएच। मतलब ये क्या करता है? विरोध। किसका विरोध? डाई यूरिया का, क्योंकि ये डाई यूरिया का विरोध करता है। क्या करता है ये? विरोध। विरोध को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एंटी। विरोध कर रहा है ना? किसका विरोध कर रहा है? डाई यूरिया का। और ये क्या है? एक प्रकार का हार्मोन। ऐसा हार्मोन
जो विरोध करे, किसका विरोध करे? डाई यूरिया का। तो उसकी फुल फॉर्म क्या हो गई? तो आप बताओ, एडीएच की फुल फॉर्म क्या हो गई? एंटी डाई यूरिया। बताओ, रटने की बात है क्या? समझ में आ गया? इसकी फुल फॉर्म अपना भी समझ में आ गई। क्या है इसकी फुल फॉर्म? एंटी डायूरिया हार्मोन। क्योंकि जब तक ये है, जब तक डायूरिया नहीं होगा, और जब ये कम हो जाएगा, जब हमको हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो इसकी फुल फॉर्म भी पता लग गया। रेगिस्तानी जानवरों में ज्यादा होता है, ये भी पता लग गया। क्या काम करता है ये भी पता लग गया। चलो उतार लो इसको। वो वाला चार्ट तो उतार लिया था, ये उतारना है। हो गए? कुछ भी रटना नहीं है, सब चीज समझते हुए चलना। समझोगे तो लंबे समय तक याद रहेगा। हो गए पॉइंट? कर दूं इसको चेंज? इसको नीचे उतार लो। चलें आगे? हो गया होगा समझ में सब? तो ये भी हो गया। और लास्ट लाइन,
चलें आगे, चलो थ्योरी लिखना, थ्योरी लिख ले। तो ये पूरा समझ में आ गया होगा एडीएच हार्मोन का रोल क्या है। इसकी फुल फॉर्म एंटीडाई, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, अगर आप समझ रहे थे तो आपको अपना आप ही याद हो गई। लिखना एडीएच हार्मोन कैरी, एडीएच हार्मोन, एडीएच हार्मोन कैरी वाटर, एडीएच हार्मोन पानी को, एडीएच हार्मोन पानी को मूत्र से रक्त में लेकर आता है, मूत्र से रक्त में लेकर आता है। एडीएच हार्मोन कैरी वाटर, एडीएच हार्मोन कैरी वाटर फ्रॉम, वाटर फ्रॉम यूरिन टू ब्लड, फ्रॉम यूरिन टू ब्लड। एडीएच हार्मोन पानी को मूत्र से रक्त में लेकर आता है। लिख लिया, ब्रैकेट में लिख लो 10 से 15%, 10 to 15%, 10 से 15%। इसलिए यह हार्मोन, सो दिस हार्मोन, इसलिए यह हार्मोन मूत्र के द्वारा होने वाली, सो दिस हार्मोन डिक्रीज, सो दिस हार्मोन डिक्रीज, सो दिस हार्मोन डिक्रीज वाटर लॉस, सो दिस हार्मोन डिक्रीज वाटर लॉस फ्रॉम यूरिनेशन। इसलिए यह हार्मोन मूत्र के द्वारा होने वाली, इसलिए हार्मोन मूत्र के द्वारा होने वाली, क्या लिखा है क्या? इसलिए हार्मोन मूत्र के द्वारा होने वाली जल की हानि को क्या करता है? कम कर देता है। मूत्र के द्वारा होने वाली जल की हानि को कम कर देता है। इंग्लिश वाले कितने, एक बार हाथ खड़े करना। 100 लोग हैं, 100 भी नहीं है, 50। सो दिस हार्मोन डिक्रीज वाटर लॉस फ्रॉम यूरिनेशन। इसलिए हार्मोन मूत्र के द्वारा होने वाली पानी की हानि को क्या कर देता है? कम। आगे समझ में, लाइन चेंज। रेगिस्तानी जानवरों में यह अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। इट इज प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट, इट इज प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट इन डेजर्ट्स एनिमल। रेगिस्तानी जानवरों में यह अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। इट इज प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट, इट इज प्रेजेंट इन एक्सेस अमाउंट इन डेजर्ट्स एनिमल। रेगिस्तानी जानवरों में यह अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। इट इज प्रेजेंट एक्सेस अमाउंट इन डेजर्ट्स एनिमल। आगे समझ में भी क्यों, और रिक्वायरमेंट भी समझ में आ गई, उनके अंदर ज्यादा क्यों बनाना है हमको। लास्ट लाइन, इस हार्मोन की कमी से, डेफिशिएंसी ऑफ दिस हार्मोन, इस हार्मोन की कमी से डेफिशिएंसी ऑफ दिस हार्मोन, इस हार्मोन की कमी से, डेफिशिएंसी ऑफ दिस हार्मोन, इस हार्मोन की कमी से डायूरिया हो जाता है, डायूरिया हो जाता है। डेफिशिएंसी ऑफ दिस हार्मोन, देन डायूरिया विल बी अकर, देन डायूरिया विल बी अकर। इस हार्मोन की कमी से क्या हो जाता है? डायूरिया हो जाता है। डेफिशिएंसी ऑफ दिस हार्मोन, देन डायूरिया विल बी अकर, देन डायूरिया विल, पर कब होगा? कमी से। सही है, डायूरिया हो जाता है, कब होगा? कमी से। इसलिए इस हार्मोन को, सो दिस हार्मोन इज आल्सो नोन एज, इसलिए इस हार्मोन को, इसलिए इस हार्मोन को, सो दिस हार्मोन इज आल्सो नोन एज, इसलिए इस हार्मोन को एंटी डायूरिया हार्मोन कहते हैं। सो दिस हार्मोन इज आल्सो नोन एज एंटी डायूरिया हार्मोन। इसलिए इस हार्मोन को क्या कहते हैं? एंटी डायूरिया हार्मोन भी कहते हैं। सो दिस हार्मोन इज आल्सो नोन एज एंटी डायूरिया हार्मोन। कोई डाउट है किसी को? कितनी ग्लैंड हो गई? 2 ही हुई है अभी। आगे चलते हैं, पर 2 छोटी छोटी ग्लैंड जिनके बारे में एक एक लाइन पढ़नी है वो हम एक साथ पढ़ लेते हैं। पहले सुनना, मैंने आपको बताया जितना मैं बता रहा हूँ इतना ही पढ़ना है आपको, सही है। और कुछ जो एक्स्ट्रा चीजें मैं आपको नोट्स के रूप में, फैक्ट के रूप में दे दूंगा बस। और आपसे किससे नहीं होगा तो किसी और से भी नहीं होगा, इतना तो आपको मेरे पर ट्रस्ट रखना पड़ेगा। चलो ठीक है, 16-17 साल से पढ़ा रहा हूँ तो ट्रस्ट रखना ही पड़ेगा, रखना भी चाहिए। तीसरी चीज देखना, सॉरी तीसरी ग्लैंड, तीसरी ग्लैंड को हम बोलते हैं थाइमस ग्लैंड। सही, ये भी थी थाइमस ग्रंथि। अब थाइमस ग्रंथि के बारे में मैं डायरेक्ट एक ही बात बोलूंगा, हालांकि आगे थोड़ी सी आएगी थाइमस ग्रंथि, और एक ग्लैंड और है जिसको हम यहाँ कंपेयर करके दोनों को पढ़ लेते हैं, पीनल। इन दोनों के बारे में एक एक लाइन।
वैसे दोनों आएगी ही नहीं, और गलती से अगर आ भी जाती है एग्जामिन के ऊपर क्वेश्चन तो मैं बोल रहा हूँ वही आएगा, पीनियल ग्रंथि। तो एक एक बार देख लेते हैं इनके ऊपर, सिंगल एक लाइन एक वर्ड में बताऊंगा वो याद रखना। ये पीनियल ग्लैंड हो गई और ये थाइमस ग्लैंड हो गई। चलो सुनो, थाइमस ग्रंथि के बारे में दो बात। पहली ग्लैंड बस एक इतनी सी बात रखना, ये ग्रंथि जो है यह प्रतिरक्षा बनाती है। सबसे पहले प्रतिरक्षा एक नया वर्ड आ गया, मैं आपको आगे बताऊंगा प्रतिरक्षा। हालांकि प्रतिरक्षा को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, इम्यूनिटी। पहले बताना इम्यूनिटी किसे कहते हैं, हल्का सा अंदाजा आगे आएगा, मैं पढ़ाऊंगा आपको ब्लड में। प्रतिरक्षा किसे कहते हैं, हमारी बॉडी का वो गुण, वो कैरेक्टर जो हमें बचा लेता है। किससे बचा लेता है, बीमारियों से। किससे बचा लेता है, बीमारी से, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिरक्षा। तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बनाता कौन है, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बनाती है ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड। सही है, इसका मतलब थाइमस ग्लैंड एक ऐसी चीजें बनाती है जो हमें रोगों से क्या करती है, बचा लेती है। तो इंपोर्टेंट रखना, क्वेश्चन नहीं आ सकता ऐसी कौन सी ग्रंथि है जो हमारे शरीर की इम्यूनिटी बनाती है, प्रतिरक्षा बनाती है, बताओ कौन सी। तो यह प्रतिरक्षा बनाती है, ये हमारी प्रतिरक्षा बनाती है। आगे समझ में, इंग्लिश में लिख लेना, इट फॉर्म इम्यूनिटी। दूसरी एक बात जो इसके ऊपर आएगा तो दो ही क्वेश्चन आएगा, और कुछ है ही नहीं इसके ऊपर। तो दूसरा क्या होता है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है, ये समझ में आ गया क्या, एज को हिंदी में क्या बोलते हैं, उम्र, है ना। तो एज बढ़ती जाती है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है ये ग्लैंड धीरे धीरे छोटी होती जाती है। देखो इतनी थी ये ग्लैंड, एज बढ़ने के साथ ये ग्लैंड धीरे धीरे, ये ग्लैंड धीरे धीरे छोटी होती जाती है। ये ग्लैंड छोटी होती जाती है और लास्ट में ऐसी एक डॉट के रूप में रह जाती है। क्वेश्चन ये आ जाए, ऐसी कौन सी ग्रंथि जो उम्र बढ़ने के साथ साथ, उम्र बढ़ने के साथ साथ डीजनरेट या नष्ट हो, पूरी नष्ट नहीं होती। तो आप मुझे बताना कैसी होती जाती है, छोटी होती जाती है। तो मैं लिख लेता हूं, एज बढ़ने के साथ साथ आप मुझे बताना कैसी होती जाती है, छोटी। छोटी का मतलब कैसी होती जाती है, स्मॉल। कौन सी ग्लैंड है, थाइमस। सही है, इसका मतलब आप मुझे बताना ये बड़ी है, जैसे जैसे हमारी एज बढ़ेगी ये ग्लैंड कैसी होती जाएगी, छोटी। चलो ठीक है, या ये इसके बारे में खत्म। इधर के बारे में आ जाते हैं। इधर के बारे में दो पॉइंट याद रखने हैं। पहला पॉइंट, पीनियल ग्लैंड के बारे में बस ये, इसे जैविक घड़ी भी कहते हैं। इसे बताना क्या बोलते हैं, जैविक घड़ी। और जैविक घड़ी का मतलब जियो की घड़ी, हमारी घड़ी है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक। इसको बोलते हैं, हल्का सा समझा देता हूँ, बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं इसको, बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं। और इसको बायोलॉजिकल क्लॉक क्यों कहते हैं, हल्का सा, बस कोई पूछेगा कोई भी नहीं, यहाँ मैं लिख लेता हूँ, नींद, भूख, बहुत सारी चीजें, पर इससे बस इससे दो से लिंक कर लेते हैं। आप मुझे बताना, ध्यान से सुनना। आपको पता बहुत से लोगों का एक नींद का पैटर्न फिक्स है। बहुत सारे लोग दिन में सोते हैं, किसी को दिन में नींद ही नहीं आती। बहुत सारे लोग 10 बजे नींद आने लग जाती है, बहुत से को 2 बजे से पहले नींद ही नहीं आती। बहुत सारे लोग 5 बजे उठ जाते हैं, उनको रात में कितना भी लेट सुलाओ 5 बजे उठ जाएंगे। बहुत सारे लोग 8 से पहले उठेंगे ही नहीं। सबका भूख लगने का एक पैटर्न है, किसी को सुबह 8 बजे भूख लग जाती है, किसी को 12 से पहले भूख नहीं लगती। ये आगे समझ में। हमारी बॉडी में एक ऐसी कौन सी चीज है जो हमारी बॉडी को, हमारी बॉडी में जितने भी काम होते हैं उनको टाइम के अनुसार एडजस्ट करके रखिए। मतलब सुनना, हमारी बॉडी में ये होता है, हमें नींद भी आती है, हमें भूख, ये हमारी बॉडी का काम है। तो हमारी बॉडी के जो काम है, इन काम को टाइम के अनुसार एडजस्ट कर रखा है। नींद आएगी किसी को 8 बजे आएगी, किसी को 10 बजे आएगी, किसी को 12 बजे। इसका मतलब नींद को समय के साथ हमने क्या करा हुआ है, एडजस्ट। कौन करवा रहा है वो काम, पीनियल ग्रंथि। तो सबने अपनी पीनियल ग्रंथि को इस प्रकार से एडजस्ट कर रखा है कि सबके अंदर ये जितने भी काम है ये एक फिक्स समय पर होगा, सबके अंदर अलग अलग है। किसने कैसे एडजस्ट कर रखा है, किसने कैसे एडजस्ट कर रखा है। तो मैं क्वेश्चन ये आपसे पूछ रहा हूँ, जैविक घड़ी क्यों कहते हैं, जैविक का मतलब जियो की घड़ी। और हम कौन है, आप मुझे बताना, हम कौन है, जीव। तो जियो की घड़ी, क्योंकि जियो के सभी कामों को इसने टाइम के अनुसार क्या करा हुआ है, एडजस्ट, इसलिए से बोलते हैं। डिटेल में कोई नहीं पूछेगा, बस जैविक घड़ी किसे कहते हैं, पीनियल ग्रंथि को। बस इसके ऊपर यही क्वेश्चन आएगा, अगर आएगा तो। इसे जैविक घड़ी कहते हैं। और थाइमस ग्रंथि के बारे में, तो इसको यहाँ उतार लो, इसको मैं थ्योरी में लिख लेता हूँ। यह उम्र के साथ साथ, यह उम्र के साथ साथ छोटी होती जाती है।
हो गया? लिख लिए? तो जैविक घड़ी किसे कहते हैं? कौन सी ग्रंथि को? पीनियल ग्रंथि को। और ऐसी कौन सी ग्रंथि जो इम्यूनिटी बनाती है, प्रतिरक्षा बनाती है? और उम्र बढ़ने के साथ छोटी कौन सी होती जाती है? सही है, हेडिंग डाल लो। कौन सी ग्रंथि? थायराइड ग्रंथि। चलो इसको भी शुरू करते हैं। थायराइड ग्रंथि के बारे में आपको पता ही है। थायराइड ग्रंथि कहाँ पर होती है? नेक में। ये मान लो हमारी नेक है, मैंने पहले दिन ही बता दिया था। ये नेक हो गया। और नेक में आप बताना कैसी शेप की होती है? एच। सबको पता ही है। अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा पढ़ना है तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। किसको बड़ा कर लेते हैं? थायराइड ग्लैंड को। होती तो एच शेप की, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। थायराइड ग्लैंड, क्योंकि पढ़ा ना उसको। अब मेरी लैंग्वेज सुनते हैं ना आप ध्यान से। ये हमारी थायराइड ग्लैंड है। हमारी थायराइड ग्लैंड के अंदर एक रासायन भरा होता है। हमारी थायराइड ग्लैंड में एक केमिकल भरा हुआ है। पूरी जगह भरा हुआ है, नीचे सब जगह भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? एक पदार्थ भरा हुआ है, एक केमिकल भरा हुआ है। ये भरा हुआ है। चलो ठीक है, आप बोलोगे नाम बता दो। नाम मैं बता रहा हूं। इस केमिकल का जो भरा रहता है, इस केमिकल का नाम है थायरोनिन। बताना इसका नाम क्या है? ये कहां पर थायरोनिन, बताओ कहां पर भरा हुआ है? हमारी थायराइड ग्लैंड के अंदर। कौन बनाता है इसको? थायराइड ग्लैंड। कौन बनाएगा इसको? थायराइड ग्लैंड खुद बनाएगी। केमिकल का नाम क्या है? थायरोनिन। कौन बनाएगा? थायराइड ग्लैंड। कहां बना रही है? अपने अंदर। चलो ठीक है, बाहर नहीं निकलेगा, ये अंदर ही बनेगा। अच्छी बात है। अब आगे की बात सुनना। आपको पता है हम खाते हैं, बताना हम क्या खाते हैं? खाना। खाने में क्या खाते हैं? खाने में खाते हैं रोटी। रोटी बनी होती है और आटे में डालते हैं और नमक में होता है। ये आगे समझ में। खाने में होती है रोटी, रोटी में होता है आटा, आटे में होता है नमक, नमक में होता है आयोडीन। चलो, इसका मतलब इनडायरेक्टली हम खाना खा रहे हैं तो खाने से पता ना कौन आ रहा है? आयोडीन। खाने से कौन आ रहा है? आयोडीन। तो ये आयोडीन आया। ये जो आयोडीन होता है इसकी दोस्ती होती है। ये आयोडीन जो होता है इसकी दोस्ती होती है इससे। सही है। तो जैसे आयोडीन आता है इसके पास, दोस्त के पास चल जाता है। तो आप मुझे बताना, आयोडीन चल जाता है इसके दोस्त के पास। दोस्त कहां पर है? थायराइड ग्लैंड में। कौन है इसका दोस्त? थायरोनिन। तो दोनों जाते हैं और दोस्त, ये दोनों दोस्त आपस में जुड़ जाते हैं। पर आप बताना, आयोडीन आता है कहीं और से और थायरोनिन आता है कहीं और से। थायरोनिन कहां पर बना? थायराइड ग्लैंड के अंदर। किसने बनाया? थायराइड ग्लैंड ने खुद ने। और आयोडीन कहां से आया? कहां से आया? खाने से। सही है। तो खाना खाओ, आयोडीन लाओ। और आयोडीन कहां पर आ जाएगा? थायराइड ग्लैंड में। और ये दोनों जुड़ गए। कौन दोनों जुड़ गए? और जब ये दोनों जुड़ गए तो एक चीज बन जाएगी। जब ये दोनों जुड़ गए तो एक चीज बनेगी, और वो जो चीज बनेगी उसका मैं नाम लिख लेता हूं। इन दोनों के जुड़ने से बन जाएगा थायरोक्सिन हार्मोन। बताना कौन सा हार्मोन? तो बताओ थायरोक्सिन हार्मोन किस किस से मिलकर बना हुआ है? थायरोक्सिन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन बना हुआ है आयोडीन और थायरोनिन से। कौन सा हार्मोन बना हुआ है? थायरोक्सिन हार्मोन। चलो ये समझ में आ गया होगा। थायरोक्सिन हार्मोन आयोडीन और इससे बना हुआ है। यहाँ तक कि तो कोई डाउट नहीं होगा। अब ये थायरोक्सिन हार्मोन इतना बड़ा नाम है। इस थायरोक्सिन हार्मोन को मैं आगे के लिए टी लिख लूंगा। क्या लिख लूंगा? टी। टी के अंदर थायरोक्सिन हार्मोन। कहां पर है थायराइड ग्रंथि? कहां पर है? काट दो आप मुझे यहां से। बताओ क्या बाहर निकलेगा? अरे ब्लड निकलेगा। इतने दिन से तो डेली सुना रहा हूँ, कहीं से भी काट दो क्या निकलेगा? ब्लड। वापस आप मुझे बताओ, मुझे काटो यहाँ से। बताना क्या बाहर निकलेगा? ब्लड। इसका मतलब यहाँ पर होती है, बताना क्या होती है यहाँ पर? ब्लड वेसल। मैंने आपको बताया था ब्लड कहाँ पर पाया जाता है? ब्लड वेसल में।
तो यहाँ से काटोगे तो ब्लड निकलेगा, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, ब्लड वेसल। तो ये हमारी थायराइड ग्लैंड भी गर्दन में है, तो इसके पास में 100% होगी। बताना इसके पास में क्या होगी, ब्लड वेसल। ये रही ब्लड वेसल। ब्लड वेसल में क्या भरा हुआ है, ब्लड। तो ये हार्मोन बनेगा, बताना हार्मोन बना कहां पर है, थायराइड ग्लैंड में, और बनने के बाद ये कहां पर आ जाएगा, ब्लड में। ये तो पता है ना पहले दिन ही, हर हार्मोन बनने के बाद कहां पर आ जाता है, ब्लड में। तो आप बताना हार्मोन आ गया, बताना हार्मोन कहां पर आ गया, ब्लड में। और ब्लड में आने के बाद आप बताना कहां चल जाएगा, पूरी बॉडी में, किसके द्वारा, ब्लड के द्वारा। ये आ गया समझ में। तो इस पूरे डायग्राम से आपको ये समझ में आ गया थायरोक्सिन हार्मोन बनता किससे, कहां कैसे बनता है, आयोडीन के द्वारा। और इससे ये भी समझ में आ गया होगा, क्या समझ में आ गया होगा, कि अगर आप अपनी डाइट में, इससे ये भी समझ में आ गया होगा, अगर आप अपनी डाइट में कम खाओगे, नमक नहीं, आयोडीन कम खाओगे, तो थायरोक्सिन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन को किससे शो करा हुआ है मैंने, टी से। और आप मुझे बताना आयोडीन अगर ज्यादा खाओगे, आयोडीन अगर ज्यादा खाओगे तो थायरोक्सिन हार्मोन भी क्या होगा। ये समझ में आ गया सबके, आयोडीन कम तो थायरोक्सिन कम, आयोडीन ज्यादा थायरोक्सिन कम। चलो इसको उतारो। अब मुझे ये बताना है, एक काम बचा हुआ है, बताना, बताना क्या बचा हुआ है, ये थायरोक्सिन हार्मोन हमारी बॉडी में क्या काम करेगा। चलो इसको उतारो। हो गया। टी का मतलब क्या है, थायरोक्सिन। तो आपको समझ में आ गया थायरोक्सिन हार्मोन कैसे बनता है, आयोडीन के द्वारा।
चलें आगे, सबने उतार लिए? लिखना है पहले, थोड़ी यहाँ तक की थोड़ी लिखना है। इन थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि में, इन थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि में, इन थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्रंथि में आयोडीन कंबाइन विथ थायरोनिन, थायराइड ग्रंथि में आयोडीन थायरोनिन के साथ जुड़कर, आयोडीन थायरोनिन के साथ जुड़कर, इन थायराइड ग्लैंड आयोडीन कंबाइन विथ थायरोनिन, आयोडीन कंबाइन विथ थायरोनिन and form थायरोक्सिन हार्मोन। थायराइड ग्रंथि में आयोडीन थायरोनिन के साथ जुड़कर थायरोक्सिन हार्मोन बनाता है, थायरोक्सिन हार्मोन बनाता है। इन थायराइड ग्लैंड आयोडीन कंबाइन विथ थायरोनिन and form थायरोक्सिन हार्मोन, and form थायरोक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन बनाता है? थायरोक्सिन हार्मोन बनाता है, इनफॉर्म थायरोक्सिन हार्मोन। आगे समझ में, इनफॉर्म थायरोक्सिन हार्मोन, हेडिंग डालना। थायरोक्सिन हार्मोन के कार्य, फंक्शन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन, फंक्शन ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन, थायरोक्सिन हार्मोन के कार्य। किसके काम पढ़ रहे हैं? थायरोक्सिन हार्मोन के काम। टीका मतलब काम को कार्य भी बोलते हैं, पता होगा तो आपको। चले अब आगे, इंपॉर्टेंट है, थायरोक्सिन के काम पूछे जाते हैं। काम क्या है? मैं 2 काम बताऊंगा, 2 से 4 हमको खुद को बनाने हैं। आप भी 2 याद रखना, 2 से 4 खुद बना लोगे। कैसे तो सुनना। सबसे पहले एक काम की बात मैं आपको बता रहा हूं, जब हमारा जन्म हुआ था, जन्म का मतलब जब हमारा बर्थ होता है, तो हमारे शरीर के सब अंग पूरी तरह से विकसित या डेवलप हो चुके होते हैं। वापस सुनो, जब हमारा बर्थ हुआ, आज हम पैदा हो गए, तो हमारे शरीर के सब अंग क्या हो गए थे? पूरी तरह से क्या हो गए थे? डेवलप, विकसित। तभी हम पैदा होते देखने लग गए, कानों से सुनने लग गए, दिमाग से सोचने लग गए, दिल धड़कने लग गया, लंग्स काम करने लग गए, किडनी काम करने लग गई, पैदा होते। तो बताओ, जब हमारा जन्म होता है तो हमारे शरीर के सभी अंग पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं इंग्लिश में? इसी कारण का क्या करने लग जाते हैं? काम। लेकिन हमारी बॉडी का एक ऑर्गन ऐसा है जो जन्म के साथ पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ था। जब सब ऑर्गन पूरी तरह से डेवलप हो गए, विकसित हो गए, लेकिन एक ऑर्गन था जो जन्म के समय आधा ही विकसित हुआ था। कितना हुआ था? आधा। तो और कितना विकास करना बाकी है? आधा। आधा हो गया तो कितना बचा हुआ? और उसका बर्थ तक कितना हुआ? आधा। तो बचा हुआ आधा कब कराएंगे? बर्थ के बाद। आगे समझ में? बर्थ के बाद। और वो कौन सा ऑर्गन है? उस ऑर्गन का नाम है ब्रेन। कौन सा ऑर्गन है? इसी कारण पैदा होते हैं हमारे शरीर के सब अंग डेवलप हो जाते हैं, लेकिन हमारा एक ऑर्गन ऐसा है जिसका नाम है मस्तिष्क या ब्रेन, जिसका विकास नहीं हुआ। वरना सोचो, ब्रेन भी पूरी तरह से विकसित हो जाता पैदा होते ही। तो पैदा होते अब यहाँ आ जाते और यहाँ आरएस की तैयारी करने लग जाते हैं। पर आप मुझे बताना, क्योंकि आपका आधा ही डेवलप था ब्रेन, इसी कारण पैदा होते आप यहाँ नहीं आए थे। तो अब आपको ये भी समझ में आ गया पैदा होते यहाँ क्यों नहीं आए। तो आप मुझे बताना, आधा डेवलप हो गया, अब आधा कराना बाकी है, पूरा तो कराना ही पड़ेगा। तो आधा जो बचा हुआ है वो कब कराएंगे? बर्थ के बाद। ये आगे समझ में? जो ब्रेन का आधा विकास जो हो चुका था वो कौन करा रही थी? माँ। क्योंकि हम बर्थ से पहले किसके अंदर थे? माँ के अंदर। तो ब्रेन का जो आधा डेवलपमेंट था वो तो माँ ने कराया। कैसे कराया? छोड़ो, अब पैदा हो गए, माँ से कोई कनेक्शन नहीं है हमारा। तो पैदा होने के बाद इस ब्रेन का डेवलपमेंट कराएगा कौन? क्योंकि पैदा कराने के बाद तो बच्चा बाहर है, माँ अलग है, बच्चा अलग है। तो पैदा होने के बाद इस ब्रेन का जो डेवलपमेंट है, पहले तो एक कब तक पूरा होगा? 7-8 साल की उम्र तक। कब तक पूरा होता है? इसका मतलब ये है कि ब्रेन का आधा डेवलपमेंट तो पहले हो गया, और ब्रेन का आधा डेवलपमेंट पैदा होने के बाद होगा। पूरा कब तक होगा? 7 से 8 साल तक। पर कराएगा कौन? ये कराएगा, बताना कौन कराएगा? थायरोक्सिन हार्मोन। और ये इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थायरोक्सिन हार्मोन बाल्यावस्था में, बाल्यावस्था का मतलब होता है चाइल्डहुड स्टेज, चाइल्डहुड स्टेज। चाइल्डहुड स्टेज को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? बाल्यावस्था। क्योंकि
और बाल्यावस्था 7 से 8 साल की उम्र को कौन सी अवस्था बोलते हैं? बाल्यावस्था। यहां पर लिखूं 7 से 8 साल तक। तो आप मुझे बताना, बाल्यावस्था में मतलब चाइल्डहुड स्टेज के अंदर, बाल्यावस्था चाइल्डहुड स्टेज में यह हार्मोन हमारे ब्रेन का मतलब मस्तिष्क का करता है, बताना क्या करता है? विकास। आगे समझ में? तो बताओ, जो मां अपने बच्चों को नहीं खिलाएगी, क्या नहीं खिलाएगी? क्या नहीं खिलाएगी? आयोडीन। माई खिला, बच्चों में तो माई खिलाते हैं, हमको और कौन खिलाएगा? तो जो मां अपने बच्चों को आयोडीन वाली चीजें नहीं खिलाएगी, तो बताओ बच्चों में आयोडीन नहीं जाएगा, बच्चों में थायरोक्सिन हार्मोन नहीं बनेगा, आयोडीन नहीं जाएगा तो थायरोक्सिन हार्मोन, और बताओ बच्चे का ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं होगा। आगे समझ? तो आप भी, आप घर पे जाके आज फोन करना अपनी माँ को और पूछना, जब मैं छोटा था तो मुझे आयोडीन खिलाया था नहीं खिलाया था, क्योंकि मुझे अब आरएस और एसआई की तैयारी करनी है, अगर नहीं खिलाया था तो बता दो, मैं वापस घर पे आ जाऊंगा, क्योंकि होगा कुछ भी नहीं। तो आप मुझे बताना, इसका मतलब आप मुझे बताना, और आपकी माँ अगर ये बोलती नहीं खिलाया था, तो आप आराम से अच्छे से तैयारी करो, कॉन्फिडेंट होकर तैयारी करो। तो चाइल्डहुड स्टेज में ब्रेन का डेवलपमेंट आप बताना कौन सा हार्मोन कराता है? थायराइड। इसका मतलब ये बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। और आयोडीन खाना कितना जरूरी चीज है हमारे लिए, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आयोडीन नहीं खाओगे तो ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं होगा, और ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं होगा तो इसको हम बोलते हैं मंद बुद्धि। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं मेंटल रिटार्ड। तो हम मंद बुद्धि या मेंटल रिटार्ड हो जाएंगे। लेकिन अगर हम क्लास तक आ गए, आपको मेरी बातें समझ में आ रही है, इसका मतलब आपका दिमाग तो सही काम कर रहा है। तो चलो अब आगे, ये तो इसका पहला काम हो गया। दूसरा काम, किसका दूसरा काम? इसका दूसरा काम है, ये हमारी सेल में, सेल समझते हो, ये हमारी सेल में माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर बढ़ा देता है। बताना किसका नंबर? माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या को बढ़ा देता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नंबर। आप मुझे बताना, ध्यान से सुनना, मुझे पता नहीं मैंने बताया नहीं बताया, हमारी सेल के अंदर जितने माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं उसका नंबर बढ़ा देगा। कौन बढ़ा देगा? तो अब आप बताना माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बनती है, तो बता दिया मैंने। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बनती है? एनर्जी। क्या बनती है? तो अब आप खुद मुझे बताना आगे की। बस ये दो काम याद रखो, अपना दिमाग लगाओ। पहला काम तो हो गया ब्रेन का डेवलपमेंट कराना। दूसरा क्या होगा? ये कोशिका में संख्या बढ़ा देता है। किसकी संख्या? अब बताना, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या बढ़ी तो कॉमन सेंस की बात है, एनर्जी ज्यादा बनेगी या कम बनेगी? ये तो कॉमन सेंस की बात है। माइटोकॉन्ड्रिया में बनती है एनर्जी, माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होगा तो एनर्जी ज्यादा। एनर्जी को हिंदी में बता दो क्या बोलेंगे? एनर्जी को हिंदी में क्या बोलेंगे? ऊर्जा। बताओ ऊर्जा ज्यादा बनेगी या कम बनेगी? अच्छा, मेरे अंदर एनर्जी ज्यादा बन रही है क्योंकि मेरे अंदर माइटोकॉन्ड्रिया। अब बताओ, मेरे अंदर एनर्जी ज्यादा बनेगी तो मेरे अंदर गर्मी होगी या ठंड होगी? मेरे अंदर एनर्जी ज्यादा बन रही है, बताओ मेरे अंदर गर्मी होगी या ठंड होगी? और मेरे अंदर गर्मी होगी तो मेरा तापमान, मेरी बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होगा या कम होगा? क्या हो जाएगा? ज्यादा। एक बार दोबारा देखना जो मैं बोलना चाह रहा हूं। जिन लोगों में थायरोक्सिन हार्मोन ज्यादा होता है, वापस सुनना, जिन लोगों में थायरोक्सिन हार्मोन ज्यादा, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा, एनर्जी, गर्मी, शरीर का तापमान उल्टा करो। जिन लोगों में थायरोक्सिन हार्मोन कम, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर, एनर्जी, अंदर गर्मी होगी, ज्यादा होगी कम होगी? गर्मी कम तो टेम्परेचर कम। लेकिन जिन लोगों में नॉर्मल, उन लोगों में नॉर्मल, उन लोगों में एनर्जी, उन लोगों के अंदर गर्मी, उन लोगों का टेम्परेचर। ऐसा कौन सा हार्मोन है जिसने हमारे शरीर के तापमान को, बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहा है? ऐसा कौन सा हार्मोन है जो हमारे शरीर के तापमान को रेगुलेट कर रहा है? रेगुलेट का मतलब बैलेंस बना के रख रहा है। बताओ कौन सा हार्मोन है? क्योंकि थायरोक्सिन हार्मोन नॉर्मल होगा तो बॉडी का टेम्परेचर भी क्या होगा? नॉर्मल। थायरोक्सिन हार्मोन ज्यादा होगा तो बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा, और थायरोक्सिन हार्मोन कम तो बॉडी का टेम्परेचर कम। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं, अब दिमाग से काम चल रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा, एनर्जी ज्यादा, एनर्जी ज्यादा, गर्मी ज्यादा, गर्मी ज्यादा तो शरीर का तापमान ज्यादा। तो ऐसा कौन सा हार्मोन है जिसने शरीर के ताप को इंग्लिश में बोलते हैं बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर का नियंत्रण को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कंट्रोल। तो आप मुझे बताओ, ऐसा कौन सा हार्मोन जो शरीर के तापमान को कंट्रोल रखता है? बताओ कौन सा हार्मोन? ये आगे समझ में कैसे कंट्रोल करता है पता लग गया। जिन लोगों में थायरोक्सिन हार्मोन कम होगा, बताओ उनकी बॉडी का टेम्परेचर कम होगा, और जिन लोगों में थायरोक्सिन हार्मोन ज्यादा, उनका बॉडी का टेम्परेचर आगे समझ में। एक लड़का बोलता है मुझे कि सर मुझे गर्मी बहुत ज्यादा लगती है। सबको नहीं लगती, मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लगती है। इसका मतलब बताओ उसमें क्या प्रॉब्लम है? थायरोक्सिन हार्मोन ज्यादा। एक लड़की मेरे पास आई, सर ठंड बहुत लगती है, इतने कपड़े पहन के आई है क्लास में, लेकिन फिर भी मुझे ठंड लगती है। और किसको लग रही है? मुझे। कोई लड़की बोलती है मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। बताओ क्या प्रॉब्लम? उसमें थायरोक्सिन हार्मोन कम। तो अगर आपको गर्मी जरूरत से ज्यादा लगती है, ठंड जरूरत से ज्यादा लगती है, इसका मतलब आपको एक बार डॉक्टर के पास जाके चेक करा लेना चाहिए। क्या चेक करा लेना चाहिए? थायराइड ग्लैंड।
सही है, ताकि समय रहते सही हो जाए। चलो ठीक है, थायरॉक्सिन हार्मोन के 3 काम बताना। पहला काम, पहला काम बाल्यावस्था में ब्रेन का डेवलपमेंट। दूसरा काम माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा। तीसरा काम शरीर के तापमान, सॉरी शरीर के तापमान का कंट्रोल। चलो अब आप मुझे बताना, ये और देखो, अपना दिमाग को और लगाओ। बताना, ये जो एनर्जी हमारी बॉडी बनाती है, जो एनर्जी हमारी बॉडी बनाती है, इस एनर्जी का हम क्या करते हैं? ये जो एनर्जी हम बनाते हैं, बताना इस एनर्जी का हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? काम। इस एनर्जी से क्या करेंगे हम? ये तो सबको पता है ना, इस एनर्जी से हम करेंगे काम। तो अब आप, अच्छा काम कौन करता है? काम कौन करेगा? बॉडी के ऑर्गन। तो आप बताओ, अगर एनर्जी ज्यादा होगी, एनर्जी अगर ज्यादा होगी, एनर्जी ज्यादा होगी, तो आप बताना हमारे शरीर के सभी अंग, हमारे शरीर के सभी अंग के काम, हमारे शरीर के सभी अंग के काम ज्यादा होंगे या कम कम होंगे? इंग्लिश में आप बताना, इंग्लिश में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? फंक्शन ऑफ ऑल बॉडी ऑर्गन। अपने अपने वर्ड को ध्यान रखना। चलो आप दोबारा मुझे बता देना, देखते हैं समझ में आ रहा है क्या। जिन लोगों में थायरॉक्सिन हार्मोन ज्यादा, माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा, एनर्जी ज्यादा, शरीर के सभी अंग के काम, किडनी ज्यादा काम करेगी, आंख ज्यादा काम करेगी, ब्रेन ज्यादा काम करेगा, लंग ज्यादा काम करेगा। किसी ऑर्गन का ज्यादा जरूरत से ज्यादा काम करना भी अच्छा नहीं। जो जितना ज्यादा काम करेगा जल्दी खराब हो जाएगा। किडनी ज्यादा काम करेगी, खराब। ब्रेन ज्यादा काम करेगा, जल्दी खराब। 50 साल में ऊपर चल जाओगे। ये आगे समझ में। तो ज्यादा काम करना अच्छी बात है, बुरी बात है? बुरी बात, क्योंकि ज्यादा काम करने से उस ऑर्गन पर लोड पड़ेगा और वो क्या हो जाएगा? जल्दी खराब। तो इधर देखो, चलो थायरॉक्सिन हार्मोन ज्यादा तो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर, माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज्यादा तो एनर्जी, एनर्जी ज्यादा तो शरीर के सभी ऑर्गन के काम ज्यादा। उल्टा करो, थायरॉक्सिन हार्मोन कम तो माइटोकॉन्ड्रिया, एनर्जी, शरीर के सभी ऑर्गन के काम कम। अच्छा है क्या? अब ऑर्गन कम काम करेंगे, ये भी अच्छी बात नहीं है। सही है, कम काम करें तो हमारा काम ही नहीं चलेगा। तो बताओ, ऑर्गन ज्यादा काम करें तो अच्छी बात है या कम काम करें तो अच्छी बात है? दोनों अच्छी बात नहीं। तो अच्छी बात कौन सी है? जितनी जरूरत हो उतनी करे। तो कर दो इसको नॉर्मल। थायरॉक्सिन नॉर्मल तो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर नॉर्मल, तो एनर्जी नॉर्मल, शरीर के सभी काम के ऑर्गन काम नॉर्मल। तो ऐसा कौन सा हार्मोन है जिसने हमारे शरीर के सभी काम, वो अंगों के काम को नॉर्मल बना के रख रहा है? अब यहां पर एक बात रुक जाओ, बताना वर्ड एक बार बोलना है। शरीर के, इतना बड़ा नाम नहीं लग रहा है सर? इतना बड़ा नाम, शरीर के सभी। इस शरीर के सभी अंगों में सब कुछ आ गया। शरीर के सभी अंगों के काम, आंखों के द्वारा देखना, नाक के द्वारा सूंघना, कान के द्वारा सुनना, दिल के द्वारा धड़कना, पता नहीं कितने ऑर्गन के काम आ गए। ये आगे समझ में। तो इसके लिए क्या हुआ, एक सिंगल नाम दे दिया जाता है। इतना बड़ा नाम है, शरीर के सभी अंग के काम। इसकी जगह एक एक वर्ड दे दिया जाता है इसकी जगह, और उस वर्ड का नाम, मतलब इतने जो पूरा वर्ड है, इसको हम बोलते हैं शॉर्ट में BMR। बताना क्या बोलते हैं? पहले तो दोनों सुनो हैं, दोनों मीडियम वाले। BMR का मतलब बताओ क्या है? शरीर के सभी अंगों के काम को मिलाकर हम एक वर्ड देते हैं, क्या बोलते हैं? BMR। तो इतना बड़ा नाम लिख दो, शरीर के सभी अंग के काम, या बेटर बस BMR लिख दो। ये आगे समझ में। तो BMR का मतलब क्या है? शरीर के सभी अंगों के काम को मिला के क्या बोलते हैं? BMR। फुल फॉर्म जरूर लिख लेता हूं, सही है? पर मैं सलाह ये दूंगा, हिंदी वाले भी BMR या रखना। फुल फॉर्म कोई नहीं पूछेगा आपसे इसकी, पर मैं लिख देता हूं BMR, वरना आप सोचोगे मुझे नहीं आता होगा। बेसल मेटाबॉलिक रेट, बेसल मेटाबॉलिक रेट, ये हो गए BMR। हिंदी में इसको हम बोलेंगे आधारी, आधारी उपापचय दर। बताना क्या बोलेंगे? BMR। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ऐसा कौन सा हार्मोन है, ऐसा कौन सा हार्मोन है जिसने हमारी BMR का नियंत्रण रखा हुआ है? बताना, BMR का नियंत्रण, नियंत्रण का मतलब कंट्रोल। बताना कौन सा हार्मोन कंट्रोल रख रहा है? ये तो एग्जाम का बहुत फेमस क्वेश्चन है। थायरॉक्सिन हार्मोन के ऊपर 2 क्वेश्चन एग्जाम के बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, हजारों बार एग्जाम में आ गए। और वो क्वेश्चन मैं बोल देता हूं, ऐसा कौन सा हार्मोन है जिसने हमारे शरीर के तापमान को कंट्रोल कर रहा है? कौन सा हार्मोन है? और ऐसा कौन सा हार्मोन है जो हमारी BMR, आधारी उपापचय दर का कंट्रोल करता है? कौन सा हार्मोन है? ये आ गए समझ में? चलो इसको उतार लो।
हो गया? आ गया होगा समझ में? कितने काम है? 4। ये फ्लो डायग्राम के रूप में मैंने बना दिया। मैं एक साथ थ्योरी में लिखा देता हूँ, लिख लो। थायरोक्सिन हार्मोन के काम। कल ये लेसन हमारा पूरा हो जाएगा। कौन सा लेसन? अंतःस्रावी तंत्र, लिख लो। और फिर कल नया लेसन शुरू करेंगे। लिखना फर्स्ट। काम तो आपने हेडिंग डाली हुई, फर्स्ट वही लिखा रहा हूँ, नई चीज तो लिखाऊंगा नहीं, लिख लेना। यह बाल्यावस्था में मस्तिष्क का विकास करता है। इट डेवलप इट डेवलप ब्रेन ड्यूरिंग चाइल्डहुड कंडीशन। ड्यूरिंग चाइल्डहुड कंडीशन। फर्स्ट पॉइंट डालो यहाँ पर। पॉइंट पॉइंट में तो लिखो फर्स्ट पॉइंट। 4 पॉइंट है ना। काम हेडिंग क्या डाली हुई है अपने? काम। तो 4 पॉइंट लिखा रहा हूँ। यह बाल्यावस्था में मस्तिष्क का विकास करता है। यह बाल्यावस्था में मस्तिष्क का विकास करता है। इट डेवलप ब्रेन ड्यूरिंग चाइल्डहुड कंडीशन। आगे समझ में? अब आप बोलो सर अभी भी हो सकता है कि हमारा विकास? अब नहीं हो सकता, अब तो हो गया जितना होना था। सेकंड सेकंड क्या होगा? यह कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या को बढ़ा देता है। यह कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या को बढ़ा देता है। इट इंक्रीज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इट इंक्रीज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन ईच सेल। यह कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या को बढ़ा देता है। इट इंक्रीज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन ईच सेल। यह कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या को क्या करता है? बढ़ा देता है। थर्ड, यह शरीर के तापमान का नियंत्रण करता है। इट कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर। यह शरीर के तापमान का नियंत्रण करता है। इट कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर। इट कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर। यह शरीर के तापमान का नियंत्रण करता है। इट कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर। 6 नहीं, 4। यह आधारी उपापचय दर का नियंत्रण करता है। इट कंट्रोल BMR। फुल फॉर्म में लिखी हो मत लिखो। यह आधारी उपापचय दर का नियंत्रण करता है। इट कंट्रोल BMR। इट कंट्रोल BMR। यह आधारी उपापचय दर का क्या करता है? नियंत्रण करता है। इट कंट्रोल BMR। आ गया? चलो नोट। इस डायग्राम में कोई प्रॉब्लम है आपको? आप बोलोगे वापस क्यों बना दिए? ये आगे समझ में? अच्छा आप बताना, थायरोक्सिन हार्मोन बनने के बाद कहाँ जाता है? ब्लड में। सही है। कहाँ जाता है? ये क्या लिखा हुआ है? थायरोनिन। कहाँ पर बना हुआ था? थायराइड ग्लैंड में। क्या ये ब्लड में आया था क्या? नहीं। थायरोनिन कहाँ पर रहता है? कहाँ पर रहता है? थायराइड ग्लैंड के अंदर ही। जब ये आयोडीन से जुड़कर थायरोक्सिन हार्मोन बनाता है, उसके बाद थायरोक्सिन हार्मोन आता है ब्लड में। तो ब्लड में थायरोक्सिन हार्मोन आ रहा है, ना कि ये आ रहा है। कौन आ रहा है? थायरोनिन नहीं आ रहा। आगे समझ में? चलो ध्यान से सुनना, अब मेरी लैंग्वेज सुनना। ये आपकी गर्दन, और आपकी गर्दन में कौन सी ग्लैंड, जिसको मैंने डायग्राम के रूप में बना दिया है? ये तो आ ही गया समझ में आपके। चलो अब देखते हैं क्या होता है। मान लो एक माँ अपने बच्चों को
माँ या कोई भी मान लो, आयोडीन कम खा रहे हो आप, बताओ आपकी बॉडी में किसकी कमी? ये नीचे तीर का मतलब क्या होता है? तो किसकी कमी है आपके अंदर? आयोडीन की कमी। जब आयोडीन की कमी, तो बताओ किसकी कमी? जब आयोडीन भी कम खाओगे तो आप बताना कौन भी कम होगा? तो टी की भी क्या होगी? कमी। टी का मतलब समझ गए ना? थायरोक्सिन हार्मोन कम। अब थायरोक्सिन हार्मोन कम हो गया आपके अंदर, तो अब क्या होगा? ध्यान से मेरी लैंग्वेज सुनना, बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि आप मुझे बताना आयोडीन क्या हो रहा है? कम। आयोडीन क्या हो रहा है? इसको अलग कलर से बनाते हैं। आयोडीन कम हो रहा है, और बताना आयोडीन कम हो रहा है, इसलिए आप मुझे बताना कौन कम हो रहा है? थायरोक्सिन हार्मोन। पर हमारी थायराइड ग्लैंड को ये पसंद नहीं है कि थायरोक्सिन हार्मोन कम हो जाए, तो आप मुझे बताना कमी तो किसकी थी? आयोडीन की, इसलिए थायरोक्सिन हार्मोन क्या हुआ? कम। थायराइड ग्रंथि इस थायरोक्सिन हार्मोन को ज्यादा करने की कोशिश करती है कि थायरोक्सिन हार्मोन तो कम हो रखा है, थायरोक्सिन हार्मोन बनाने में आयोडीन के साथ साथ किसका भी रोल है? थायरोनिन का। और थायरोनिन कहां बनता है? थायराइड ग्लैंड। अब थायराइड ग्रंथि की आंखें तो है नहीं, इसको दिख तो कुछ रहा नहीं है, कमी है आयोडीन की, इसलिए थायरोक्सिन हार्मोन कम बन रहा है, और थायराइड ग्रंथि सोचती कमी मेरी में है, क्योंकि थायरोक्सिन हार्मोन कम हो रहा है, तो उसको लग रहा है कि मैं कम बना रही होंगी। कौन कम बना रही होंगी? थायरोन, इसलिए कम होगा। आंखें तो है नहीं, आंखें तो हमारी, हमको दिख रहा है, कमी किसकी नहीं है? कमी किसकी नहीं है? थायरोन की। कमी किसकी है? पर इसकी आंखें है नहीं, तो इसको गुस्सा आता है, ये सोचती है अब तो मैं थायरोक्सिन हार्मोन ज्यादा करके रहूंगी, तो ये क्या करती है? आयोडीन कम तो थायरोक्सिन कम। अब ये थायरोक्सिन हार्मोन को ज्यादा बनाने के लिए, ये थायरोक्सिन हार्मोन को ज्यादा बनाने के लिए क्या करती है? थायरोक्सिन हार्मोन को कौन सा कलर ले, थायरोक्सिन हार्मोन को ज्यादा बनाने के लिए थायरोन क्या करने लग जाती है? ज्यादा बनाने लग जाती है। अब बताना क्या ज्यादा थायरोन बनने से थायरोक्सिन हार्मोन ज्यादा बन जाएगा? क्यों नहीं बनेगा? तो ये प्रॉब्लम किसकी थी? अभी भी थायरोन ज्यादा बनेगा तो क्या होगा? ये थोड़ी ज्यादा होगा। इसको और गुस्सा आता है कि मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ, सही है, मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ। आपको भी गुस्सा आता है, सर हमारा एग्जाम नहीं निकला, अब तो और अच्छे से पढ़ेंगे, तो उसको भी गुस्सा आता है, मैं और अच्छे से काम करूंगी। ये और अभी भी थायरोक्सिन हार्मोन कम, ये और बनाती है, क्या बनाती है? क्या बनाती है? थायरोन। तभी भी यही हाल है, इसको और गुस्सा आता है, ये और बनाती है। बताना क्या बनाती है? क्या थायरोक्सिन हार्मोन ज्यादा हो जाएगा? क्यों नहीं होगा? तो ये बनाती आती है, बनाती आती है, बनाती आती है, क्या बनाती आती है? और आप मुझे बताना, मैंने अभी बताया था, क्या थायरोनिन ब्लड में जाता है क्या? थायरोन कहां रहेगा? कहां रहेगा? अब थायराइड ग्रंथि बोलो कि मेरे अंदर तो इतनी जगह ही नहीं है, एक गुब्बारे में पानी भरते जाओ, भरते जाओ, भरते जाओ, गुब्बारा फटेगा नहीं, फूल जाएगा। आप मुझे बताना गुब्बारा क्या हो जाएगा? फूल जाएगा। क्या भरते जाओ? पानी। तो ध्यान से सुनना, क्या हुआ? आयरन की कमी थी, इसलिए थायरोक्सिन हार्मोन कम था, लेकिन थायराइड ग्रंथि सोच रही थी मेरी में कमी है, इसलिए थायराइड ग्रंथि थायराइड को ज्यादा बना रही है, ज्यादा बना रही है, ज्यादा बना रही है, बनाती जा रही है, बनाती जा रही है। थायराइड ग्रंथि के अंदर कौन ज्यादा आ गया? और धीरे धीरे थायराइड ग्रंथि फूल जाएगी। थायराइड ग्रंथि क्यों फूलेगी? थायराइड ग्रंथि, और धीरे धीरे थायराइड ग्रंथि फूल जाएगी, तो आप मुझे बताना, ये जो थायराइड ग्रंथि दिख रही है आपको, ये थायराइड ग्रंथि दिख रही है, ये फूल कर धीरे धीरे आप मुझे बताना हो जाएगी। बताना धीरे धीरे फूल कर क्या हो जाएगी? बड़ी। बताओ थायराइड ग्रंथि फूल कर क्यों बड़ी हो गई? क्योंकि इसमें जमा हो रहा है। कौन जमा हो रहा है? अगर इसको आयोडीन मिल जाता तो थायरोनिन आयोडीन के साथ जुड़कर थायरोक्सिन हार्मोन बना के ब्लड में आ जाता, और ये थायराइड ग्रंथि क्या हो जाती? खाली। लेकिन तो खाली नहीं होगी, तो थायराइड ग्रंथि फूल कर क्या हो गई? आगे समझ में? चलो बताओ मुझे क्या होता है। आयोडीन कम तो थायरोक्सिन हार्मोन कम, और थायरोक्सिन हार्मोन कम, लेकिन आप मुझे बताना थायराइड ग्रंथि ज्यादा क्या बनाएगी? थायराइड ग्रंथि ज्यादा क्या बनाएगी? ज्यादा थायरोनिन बनाएगी, और ज्यादा थायरोनिन बनाएगी तो ये इकट्ठा हो जाएगा। कहां पर इकट्ठा हो रहा है? सही है, जिससे थायराइड ग्रंथि फूलकर, फूलने को क्या बोलते हैं? एक्सपेंड। फूलकर बड़ी, फूलने को बोलते हैं स्वेल, बड़ी को बोलते हैं इनलार्ज। तो थायराइड ग्रंथि फूलकर क्या हो जाएगी? बड़ी। थायराइड ग्रंथि का फूलकर बड़ा होना, इसको हम एक बीमारी के नाम से जानते हैं, घेंगा रोग, गलकन रोग, इंग्लिश वालों के लिए गोइटर रोग, फेमस बीमारी एग्जाम की। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं आपके, तो ऑब्जेक्टिव आएगा कि घेंगा रोग क्यों होता है, गलकन रोग क्यों होता है, 4 ऑप्शन होगा, उनमें से कर देना ये वाला, और अगर ये नहीं है तो आंसर ये। आयोडीन की कमी से भी कौन सा रोग होता है? घेंगा। और आयोडीन कम है तो कॉमन सेंस की बात है, कौन भी कम होगा? थायरोक्सिन हार्मोन, तो थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से भी क्या होगा? आगे समझ में? उतार लो चलो इसको।
कर देना। दो इनको माइक दे दो, ये जो खड़े हुए हैं बाहर जाओ, इधर इधर लाइन में लगा के खड़े हो जाओ। दो इनको माइक दो जल्दी। हाँ खड़े। क्या हुआ, बाहर किससे जा रहे थे? तमाशा ही क्लास सब्जी मंडी समझ रखी? तो टाइम हो गया आपका, 9 बज गए अभी। ये तो थोड़े तो मैनर्स होने चाहिए। मैंने यहाँ पर बोल दिया क्लास खत्म हो गई मेरी, जाओ निकल जाओ बाहर। या दूसरे स्टूडेंट लिख रहे हो और बाहर जा रहे हो, और अभी तो मैं ही नहीं गया बाहर। जब तक मैं क्लास में नहीं बोलूँ ना कि अब मैं जा रहा हूँ, अब क्लास खत्म हो गई, उससे पहले मत निकलना। अब वापस अपनी जगह पे बैठ जाओ। हो गया पूरा? तो घेंगा रोग आप बताना किसकी कमी से होती है? आयोडीन की कमी।
और ऑप्शन में अगर आयोडीन नहीं है तो किसी कमी से थायरोक्सिन, तो लिखना। जब आयोडीन की कमी होती है, व्हेन डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन अकर, जब आयोडीन की कमी होती है, व्हेन डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन अकर, जब आयोडीन की कमी होती है, व्हेन डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन अकर, जब आयोडीन की कमी होती है तो थायरोक्सिन हार्मोन भी कम हो जाता है, देन थायरोक्सिन हार्मोन इज आल्सो डिक्रीज, तो थायरोक्सिन हार्मोन भी कम हो जाता है, देन थायरोक्सिन हार्मोन इज आल्सो डिक्रीज, तो थायरोक्सिन हार्मोन भी, ये आगे समझ में, तो थायरोक्सिन हार्मोन भी कम हो जाता है, जिससे थायराइड ग्रंथि में अत्यधिक थायरोनिन बनने लगता है। सो एक्सेसिव थायरोनिन, सो एक्सेसिव थायरोनिन फॉर्म इन थायराइड ग्लैंड, जिससे थायराइड ग्रंथि में, जिससे थायराइड ग्रंथि में अत्यधिक थायरोनिन बनने लगता है। सो एक्सेसिव थायरोनिन, सो एक्सेसिव थायरोनिन फॉर्म, एक्सेसिव थायरोनिन फॉर्म इन थायराइड ग्लैंड, जिससे थायराइड ग्रंथि में अत्यधिक क्या बनने लगता है, थायरोनिन बनने लगता है, और थायराइड ग्रंथि फूलकर बड़ी हो जाती है, और थायराइड ग्रंथि फूलकर बड़ी हो जाती है, एंड थायराइड ग्लैंड स्वेल एंड बिकम इनलार्ज, और थायराइड ग्रंथि फूलकर, और थायराइड ग्रंथि फूलकर बड़ी हो जाती है, एंड थायराइड ग्लैंड स्वेल एंड बिकम इनलार्ज, और थायराइड ग्रंथि फूलकर बड़ी हो जाती है, एंड थायराइड ग्लैंड स्वेल एंड बिकम इनलार्ज, और थायराइड ग्रंथि फूलकर क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। इसे दिस कंडीशन, इसे हिंदी वाले तो इसे लिख लो, इसे गलकन या घेंगा कहते हैं। दिस कंडीशन इज कॉल्ड गोइटर डिजीज। इसके इलाज के लिए, फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इट, इसके इलाज के लिए, फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इट, बताओ अब इसके इलाज के लिए क्या लेंगे हम, क्या लेंगे, आयोडीन की दवाएं लेंगे। फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इट, इसके इलाज के लिए आयोडीन लिया जाता है। फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इट आयोडीन शुड बी गिवन, आयोडीन शुड बी गिवन, इसके इलाज के लिए क्या दिया जाता है, आयोडीन दिया जाता है। फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इट आयोडीन इज गिवन, आयोडीन दिया जाता है। ये हो गया, अब हमारी कौन सी ग्लैंड हो गई, कौन सी ग्लैंड, थायराइड। एक बात और लिख लो, घेंगा रोग सामान्यतः पहाड़ी क्षेत्रों पर देखा जाता है, समझा रहा हूं मैं, लिखो पहले आप। घेंगा रोग सामान्यतः, गोइटर डिजीज जनरली सीन इन हिली एरिया, गोइटर डिजीज, घेंगा रोग सामान्यतः पहाड़ी क्षेत्रों में देखा जाता है। गोइटर डिजीज जनरली सीन इन, गोइटर डिजीज जनरली सीन इन हिली एरिया, घेंगा रोग सामान्यतः पहाड़ी क्षेत्रों में देखा जाता है। पूछेगा कोई भी नहीं रीजन, पर रीजन में बता देता हूँ। पहाड़ी क्षेत्रों में आयोडीन की क्या पाई जाती है, कमी। कहाँ पर पाई जाती है, इसलिए जब कॉमन सेंस की बात है, आयोडीन की कमी होगी तो वहां पर आयोडीन खाने में मिलेगा नहीं, और खाने में मिलेगा नहीं तो बताना क्या होगी, ये सही है, सही है गलत है, तो बताओ क्यों होता है पहाड़ी क्षेत्र में, तो खड़ी तो एक बार खड़ी होगी बताओ, पहाड़ी क्षेत्र में क्यों कम होता है आयोडीन। तो यहाँ का नमक ले जाएंगे वहां पर, नहीं लेके जा सकते, वहां भी तो शॉप है ना, यहाँ से ट्रक भर भर के ले जाएंगे नमक, तो कैसे कम हो जाएगा। तो आपको पूछना चाहिए सर ऐसे कैसे कम हो जाएगा, नमक में ही तो आयोडीन है, नमक यहाँ का ऊपर लेके नहीं जा सकते नमक, और वैसे बैठ जाओ। हमको ऐसा लगता है कि आयोडीन हम सिर्फ नमक से खाते हैं, हमारा जो मेन आयोडीन होता है वो नमक से नहीं मिलता हमको, बहुत सारे लोग तो नमक ही नहीं खाते, तो हमको हमारा जो मेन आयोडीन है वो फल और सब्जियों से मिलता है। कहाँ से मिलता है, तो मेन आयोडीन फल और सब्जी से मिलता है, और फल और सब्जी होती है पेड़ों से, और पेड़ लगते हैं मिट्टी में, पहाड़ों के अंदर ढलान होते हैं, खेती तो वहां भी होती है, उन ढलान से जब बारिश आती है, तो उस ढलान से जब बारिश आएगी तो क्या होगी, जो मिट्टी की जो ऊपर की लेयर है वो बहती बहती कहाँ जाएगी, नीचे। मिट्टी के अंदर जो ऊपर की लेयर होती है, अपर लेयर होती है, उसमें ही होता है आयोडीन।
तो जब वहां के किसान लोग उस मिट्टी के अंदर पेड़ पौधों को, सब्जी को, फल को लगाएंगे, तो उन सब्जी और फल के अंदर नहीं जाएगा, क्या नहीं जाएगा? आयोडीन, क्योंकि आयोडीन ऊपर की सोइल में पाया जाता था, वो बहता बहता कहाँ चल गया? नीचे। इसी कारण वहां पर जो फल और सब्जी होगी उनमें आयोडीन नहीं होगा, इसी कारण वहां के लोग जो फल और सब्जी खाएंगे उनको आयोडीन मिलेगा नहीं, इसलिए वहां पर आयोडीन की कमी है। नमक के थ्रू हम आयोडीन खाते हैं पर ना के बराबर। मेन आयोडीन कहाँ से मिलेगा? चलो आपको समझ में आ गया, आगे चलते हैं। कितनी बीमारियां हो गई? सॉरी, बीमारी नहीं, कितनी ग्रंथि हो गई? 5। 2 ग्लैंड एक साथ पढ़ना है हमको, क्योंकि तुलना करते हुए 5 हो गए ना, 6 7 8 पढ़नी है, तो 7 और 6 और 7 एक साथ पॉइंट डाल लो, इनको एक साथ पढ़ेंगे। और वो ग्लैंड है हमारी टेस्टिस। टेस्टिस को हिंदी में क्या बोलते हैं? वृषण। टेस्टिस का नाम मैंने सबको पहले कहा था, इंग्लिश में जरूर याद रखना। इंग्लिश हिंदी मीडियम वाले वृषण को टेस्टिस जरूर लिखना, वो काम आएगा ये वर्ड आगे। और ओवरी को भी इंग्लिश में लिखना। तो और ओवरी को हम क्या बोलते हैं? अंडास। इन दोनों को मैं तुलना करते हुए पढ़ाऊंगा। टेस्टिस और ओवरी जो है इसको हम तुलना करते हुए पढ़ेंगे। तो टेस्टिस और ओवरी आपने हेडिंग डाल दी होगी, वृषण और अंडास। तो आप मुझे बताना 6 पे, आप मुझे बताना 6 पे क्या आ रहा है? टेस्टिस। और आप मुझे बताना 7 पे क्या आ रहा है? ओवेरी। तो अब थोड़ा ध्यान से सुनना, बात शुरू करते हैं। जितना हो सकता है इतना, 2 मिनट बचे हुए हैं अभी हमारे। अब आप मुझे बताना, अगर आपको ये पता हो कि वृषण को टेस्टिस करते हैं तो एक हेल्प मिलेगी। ये हम क्या पढ़ रहे हैं? ग्लैंड। और बताना ग्लैंड से क्या निकलता है? हार्मोन। तो टेस्टिस मैंने सबको, हिंदी वालों को भी बोल दिया, इंग्लिश में रखना। टेस्टिस से एक हार्मोन निकलेगा इसी नाम पर, क्या नाम है? टेस्टिस। तो टेस्टिस से जो हार्मोन निकलेगा, इस हार्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। बताना क्या नाम है? तो इससे हार्मोन निकल रहा है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकल रहा है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। बताना किससे निकल रहा है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन? किससे निकल रहा है? टेस्टिस से। तो टेस्टिस से निकलता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ये आगे समझ में, उससे भी बताऊंगा, पर 1 मिनट वेट करो। और वो एक वेट क्या करते हैं, कहीं भी मेल का नाम जानते हो आप? मेल, मेल का मतलब लड़का, और फीमेल का मतलब लड़की। मेल को हम बायोलॉजी के लैंग्वेज में एंड्रो बोलते हैं, जिसको हम लड़का बोलते हैं बायोलॉजी उसको क्या बोलती है? एंड्रो। तो कहीं भी एंड्रो वर्ड आ गया तो एंड्रो का मतलब लड़का। और फीमेल जो है, इस फीमेल के लिए वर्ड यूज करते हैं गायने। बताना क्या वर्ड यूज करते हैं? जैसे आप में से जानते होंगे, फीमेल जानती होगी, कभी वो फीमेल के डॉक्टर के पास गई है, उसको हम बोलते हैं गायनेकोलॉजिस्ट। क्या बोलते हैं? तो फीमेल के लिए वर्ड यूज करते हैं गायने, और मेल के लिए वर्ड यूज करते हैं एंड्रो। तो बताओ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन किससे निकल रहा है? टेस्टिस से। और टेस्टिस दोनों में होते हैं या एक में ही होते हैं? एक में होता है टेस्टिस। तो इसलिए, और किस में होगा? लड़कों में। और लड़कों को क्या बोलते हैं? एंड्रो। इसलिए टेस्टोस्टेरोन का एक और नाम है, और वो जो नाम है वो नाम क्या है? एंड्रोजन। ये आगे समझ में, इधर से एंड्रो का मतलब लड़का, एंड्रोजन हार्मोन। तो अब ये एंड्रोजन हार्मोन करेगा क्या लड़कों में, वो तो हम कल देखेंगे। और ओवरी से निकलने वाले हार्मोन भी हम कल देखेंगे। पर आप यहाँ उतारो वो चार्ट, ये चार्ट ऐसे बना रहेगा कल भी। कल बस मैं आके ओवरी के बारे में बताऊंगा, यहाँ तक उतार लो। अब कल मिलेंगे। अब मेरी तरफ से अब क्लास खत्म हुई है।